सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो मैग्नेटिज्म की ब्रांच का सेकंड चैप्टर है विच इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब ये जो चैप्टर है ना सिर्फ 3 नंबर का आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। काफी छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसको अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को अपन एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके अपन डिफरेंट पार्ट्स में डालेंगे क्योंकि चैप्टर काफी छोटा है। ठीक है, थ्योरी काफी सारी, मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें जानते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है मैग्नेट के बारे में, हमको जानकारी लेनी होती है। यहाँ से शुरुआत चैप्टर की है विच इज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कह लो या कोई अलग तरह के मैग्नेट की भी थोड़ी बहुत अपन जानकारी ओवरव्यू लेंगे। किसके बारे में? मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट क्या होता है? जनरल मैग्नेट की बात करें तो एक मटेरियल होता है। इट इज नथिंग बट अ मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या, वो दायरा जिसमें आते हुए या तो फिर वो अगर लाइक पोल्स होंगे तो रिपल होंगे, और कोई दूसरे मैग्नेट आया, कोई दूसरा मैग्नेट आया तो लाइक पोल्स उस दायरे में आके रिपल हो जाएंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब उसका एक दायरा है ना, जिस दायरे में वो दूसरे मैग्नेट्स को दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है कोई भी मैग्नेट, उस दायरे में उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है एंड इज एबल टू अट्रैक्ट मटेरियल्स जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये मैग्नेट से अटेरियल होते हैं, सॉरी अट्रैक्ट होते हैं ऐसे मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। अब परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, जैसे अपना बाहर मैग्नेट हो गया, वही परमानेंट मैग्नेट है। आप उसको डब्बे में रख लो, मतलब उसको रख के रखो संभाल के, वो हमेशा एक मैग्नेट ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उसमें करंट वगैरह देना पड़ेगा मैग्नेट, तो वो एक ऐसी चीज है, वो एक मैग्नेट ही है पूरा, वो कभी चेंज नहीं होती उसकी प्रॉपर्टीज। बाहर मैग्नेट ऑलवेज है, मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक नीडल जो कंपास में होती है, अब कंपास में हमेशा वो मैग्नेटिक नीडल होती है, जब तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है वो। तो जो मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी अपन देखेंगे अभी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज उसकी। मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज 10th में पढ़ी थी, बट थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेंगे। हॉर्सशू मैग्नेट जिसको यू शेप्ड मैग्नेट भी बोलते हैं, वो ऐसा यू वाला, वो भी एक परमानेंट मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं यार? कुछ ऐसे सब्सटेंस, जैसे मैंने आपको बताया था ना सोलिनॉइड, जो इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो सोलिनॉइड होता है ना, उसके अंदर कोई वो देखो, सोलिनॉइड भी एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सोलिनॉइड एक कॉपर की कॉइल होती है, तो जिसमें जब तक करंट पास होगा जब तक वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज कर पाती है, और वो खुद भी मैग्नेट की तरह काम करता है। सोलिनॉइड के अंदर से जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड की, जो अंदर से काफी यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग होती है। तो अंदर कोई भी मटेरियल को रखो सोलिनॉइड के अंदर, तो उसको मैग्नेटाइज करता है। तो सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब तक शो करता है? जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो वो भी एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टेम्पररी मैग्नेट बनता है, जब भी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेम्पररी मैग्नेट, जिसको जो सोलिनॉइड होता है। इसका एग्जाम्पल, ठीक है। सब्सटेंस कुछ देखो, कुछ तो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी नहीं, जैसे कोई सब्सटेंस बना होता है सोलिनॉइड के अंदर, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप रखो तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जिसे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब जैसे सॉफ्ट आयरन वगैरह हमने कुछ मटेरियल्स पढ़े थे, तो कोई मटेरियल सोलिनॉइड पे रखने से परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं इफ दे आर स्ट्रांगली, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर दें अगर, तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और नहीं करे तो सोलिनॉइड की मदद से ही टेम्पररी मैग्नेटाइज होंगे। तो भाई ऐसे सब्सटेंस जिनकी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब जिनकी नहीं होती है, जिनके पास जिसकी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है उसके पास, लेकिन आप उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, जैसे सोलिनॉइड के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो आप उसके अंदर रख दो तो या तो वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाएगा। कुछ जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक का मतलब अभी इतना समझो जो बहुत स्ट्रांगली प्यार करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और उसको काफी अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देते हैं। या कुछ सब्सटेंस टेम्पररी मैग्नेटाइज होते हैं, बट होते हैं। देखो टेम्पररी मैग्नेट्स का मतलब क्या है? जो सब्सटेंस टेम्पररी मैग्नेटाइज हो। तो अब ऐसा मान लो सोलिनॉइड के अंदर आपने कोई ऐसा मटेरियल रख दिया तो कि वो सोलिनॉइड की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से टेम्पररी मैग्नेटाइज हो गया। तो जैसे मान लो सोलिनॉइड में आपने रख के उसको मैग्नेटाइज कर दिया, वो कुछ समय के लिए बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, फिर वो ऐसे समझ लो यार, तो जब तक करंट पास हो रहा है सोलिनॉइड से, सोलिनॉइड भी मैग्नेटाइज है और वो अंदर का मटेरियल भी मैग्नेटाइज है। ठीक है, या आप थोड़ी देर के लिए निकालो तो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज रहा, मतलब एकदम हल्का है, लेकिन वो कुछ समय बाद उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर चला जाएगा। हैविंग परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिनके पास नहीं होती बट मैग्नेटाइज हो जाते हैं कभी कभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो टेम्पररी अगर वो मैग्नेटाइज हो जाए तो उसको टेम्पररी मैग्नेट्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि ना मैग्नेट के कभी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। कभी भी आप किसी मैग्नेट को काटोगे ना, तो जैसे यहाँ से काटा आपने बीच में, अभी अलग अलग वे किस तरह मैग्नेट को कट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसे आप देखोगे नॉर्थ अगर यहाँ पे जैसे यहाँ से काटा तो यहाँ का साउथ पोल तो गायब हो गया, तो साउथ तो यहाँ था, तो इधर साउथ की कमी हो गई, तो यहाँ अपने आप साउथ बन जाएगा, तो इस नॉर्थ का साउथ बन जाएगा, और ये साउथ यहाँ से काटा तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी, मोनोपोल्स यानी सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे नॉर्थ था, नॉर्थ से अगर यहाँ से काटा तो सिर्फ नॉर्थ बचा, लेकिन साउथ अपने आप आ जाएगा, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया। अब कुछ और मैं की पॉइंट्स देख लेता हूँ। देखो यार लिख के तो मैं आया हूँ, बट हाँ कुछ चीजें मेरे को और बतानी है आपको।
ठीक है, मैं अगर सारा वही पहले से लिख जाऊंगा तो मैं अगर आपके साथ लिखूंगा तो अच्छी इंटरेक्शन होगी, इसलिए मैं लिख के नहीं रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल चैप्टर है इसलिए मैं कुछ आपके सामने भी लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे अपन कुछ और चीजें देख लेते हैं यार। देखो मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ यहाँ से। देखो अब अपन शुरू करते हैं थोड़ा दूसरा पार्ट। ठीक है, एक सेकंड इसको रफ कर लेते हैं पहले। अब अपन देखने वाले ना मैग्नेट के बारे में काफी और भी फैक्ट्स। जैसे आप मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, सबको पता है मैग्नेट पे दो पोल्स होते हैं। अब उन पोल्स की स्ट्रेंथ होती है जिसको अपन कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, जिसको जैसे नहीं होता था डाइपोल में एक माइनस का क्यू चार्ज होता था और उतने ही मैग्नीट्यूड के प्लस का पॉजिटिव चार्ज होता था क्यू चार्ज। लेकिन ऐसा ही आप ना मैग्नेटिक डाइपोल में बना सकते हो, वो भी अपन पढ़ेंगे खैर आगे। बट आप समझो ना यार, बार मैग्नेट के अंदर जो दो पोल्स होते हैं ना, देखो कुछ इस तरीके से होते हैं। वो मान लेते हैं एक बार मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो मान लेते हैं अपन जनरली क्या करते हैं, नॉर्थ को ना पॉजिटिव से दिखाते हैं और साउथ को नेगेटिव से दिखाते हैं। ये बस जनरल साइन कन्वेंशन है, इसका कोई इससे यूज नहीं है। तो नॉर्थ है यहाँ पे, मान लो अगर यहाँ पे नॉर्थ तो मैंने उसको प्लस एम से दिखा दिया, और यह साउथ तो उसको मैं माइनस एम से। एम क्या होता है, एम में लिख देता हूं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मैं आपके साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव हो पाए अपनी क्लास। अब देखो, अब नोट कर लीजिए पोल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। पोल स्ट्रेंथ डिफाइन, देखो पोल स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पोल विच डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल पोल। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी इंडिविजुअल पोल की ताकत को बताती है भाई, कि ये पोल कितने इजीली भाई क्या भाई देखो ये नॉर्थ पोल है, इसके सामने कोई नॉर्थ पोल आएगा तो उसको रिपल करेगा, तो कितनी ताकत से वो रिपल कर रहा है। या साउथ इसके साथ आया तो साउथ को कितनी ताकत से अट्रैक्ट करेगा। ये क्या साउथ है तो कितनी जल्दी नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ है तो कितनी जल्दी साउथ को रिपल करेगा। तो एक इंडिविजुअल पोल की ताकत की अगर अपन बात करें तो लेट अस कॉल इट एम से इसको छोटे एम से डिनोट करते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉर्थ के लिए हमने प्लस लगा दिया, साउथ के लिए माइनस, छोटे एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हो गई। अब दो चीजें लिखो, सबसे पहले ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ये यहां से लेकर मैथमेटिक्स में अपन जनरल लेंथ कैसे लेते हैं, एकदम एक टिप से दूसरी टिप तक, जिसको अपन एलजी कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ। जो रियल में इसकी लेंथ होती है मटेरियल की, जैसा आपने मैग्नेट बनाया जिस लंबाई का उतनी लंबाई निकल जाएगी। लेकिन ये जो दो पोल्स होते हैं ना, ये थोड़े से अंदर होते हैं मैग्नेट में। ये यहाँ थोड़ा अंदर रहता है और ये वाला यहाँ से थोड़ा अंदर होता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं आपका पोल एग्जिस्ट कर रहा है थोड़ा अंदर, तो यहां से लेकर ये थोड़ा अंदर आपका नेगेटिव पोल यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये होती है आपकी मैग्नेटिक लेंथ एल एम। तो आपको पता है मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है, लगभग सेम होती है। 99% केस में आपको सेम मान के चलिए। ठीक है, देखो ना यार, मैग्नेटिक पोल्स थोड़े अंदर आ जाते हैं तो मैग्नेटिक लेंथ आपकी थोड़ी छोटी हो जाती है एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक लेंथ। इसका एक रिलेशन भी, वो आपको याद तो नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो फिगर्स आपको एग्जैक्ट याद नहीं करने, मैं ऐसा आपके लिए बताता हूँ। ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ होती है। ये आपको इसे याद नहीं करना है। एल एम जो होती है वो 0.84 टाइम्स होती है एल जी। तो देख रहे हो 1 से छोटा है यहाँ पे। ठीक है, तो एल एम डिवाइडेड बाय एल जी करोगे तो एल जी वैल्यू बड़ी होगी, जब भी तो 1 से छोटा आंसर है, इसलिए कहते हैं एल जी बड़ा होता है। ठीक है, अब और मैं देख लेता हूँ क्या क्या बताना है। अब आगे अपने को पढ़ना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जब बताता है वो स्ट्रेंथ बताता है कंप्लीट बार मैग्नेट की। जैसे लूप के लिए हमने मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो लूप में करंट पास होगा तो लूप की ताकत को बताएगा कि कितना वो मैग्नेट मतलब कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो शो करेगा। लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट सीखा था, क्योंकि लूप में से करंट पास होगा वो भी मैग्नेट बन जाएगा। बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट बोलोगे तो स्ट्रेंथ बताएगा इस पूरे मैग्नेट की कितनी स्ट्रेंथ है, पोल्स की नहीं पूरे मैग्नेट की कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो बताता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो लिख लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट ओवरऑल मैग्नेट की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन फॉर बार मैग्नेट जो होती है, फॉर बार मैग्नेट वो होती है साउथ टू नॉर्थ। जैसे अपना वो नहीं डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नेटिक में एनालॉग है। जैसे डाइपोल मूवमेंट होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। बाकी लूप के लिए तो कैसे निकालते हैं वो अपने सीख ही चुके हैं, है ना। वो जैसे फिंगर्स करोगे करंट की डायरेक्शन में आपको थंब मैग्नेटिक मूवमेंट देता है। ठीक है, तो वो भी उसकी स्ट्रेंथ बताता है पूरे लूप की कितना अच्छा वो मैग्नेट बन पाया, है ना, करंट पास होने के बाद। ठीक है भाई, अब साउथ टू नॉर्थ है ना, यहां से लेकर यहां तक आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है भाई, तो ये चीज और हो गई। मैं देख लेता हूँ और कुछ बताना है। मैं ऐसा टॉपिक देखता जा रहा हूँ क्योंकि यार इस चैप्टर में काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना। लिखूंगा तो फिर वो मैं आपके साथ लिखूंगा तो इजी रहेगा, अच्छा रहेगा आपको भी समझने में, इसलिए मैं आपके साथ लिखता जा रहा हूँ, समझाता भी जा रहा हूँ। ठीक है, और आप डिक्टेट करवा के लिखाऊंगा तो उससे आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब और देख लेता हूँ मैं क्या बताना। हाँ, एक पॉइंट और है, जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, पोल स्ट्रेंथ ये हम आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट, क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट। समझ लो यार,
अब मेरी बात समझना, जितना बड़ा ये क्रॉस सेक्शन होगा, जितना बड़ा ये क्रॉस सेक्शन होगा, जैसे मान लो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो नॉर्थ पोल को रिपेल कर पाएगा, उसमें से उतनी ज्यादा, क्योंकि नॉर्थ में सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड निकलती ही बाहर के डायरेक्शन में, तो जितना बड़ा नॉर्थ का पोल होगा जितना उसका एरिया ज्यादा होगा। मान लो देखो ये एक इतना छोटा सा नॉर्थ पोल है, मान लो मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट मैंने इसे जनरल बनाया है अभी समझने के लिए। तो अगर ये छोटा है तो उसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो पाएगी, निकल पाएगी, और अगर ये बड़ा नॉर्थ पोल है तो सिर्फ एक, तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल पाएगी। समझ रहे हो ना मतलब आप? तो पोल्स अगर बड़े हो और साउथ वाई छोटा हो तो उसमें कम आ पाएगी लाइंस, और बड़ा हो साउथ पोल तो उसमें ज्यादा अंदर आ पाएगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी पोल में उतना ज्यादा पोल को ताकत दिखाती है। समझ रहे हो? नॉर्थ का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड्स को बाहर निकालना। तो जितना नॉर्थ बड़ा होगा पोल का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे से काम कर पाएगा। सेम फॉर साउथ पोल। इसलिए हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट यानी स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल पोल बढ़ जाती है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट बढ़ जाए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो पोल्स बढ़ जाएंगे, पोल्स की साइज बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। ओके, मैं आगे देख लेता हूँ। ये हो गया। चलो हाँ, मैं आपको एक पोल स्ट्रेंथ देखो, पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो देखो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि जो पहली बात तो देखो एसआई यूनिट में देख लेता हूँ कैसी क्या है। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि कोई फॉर्मूले मैं आपको समझा पाऊं। अब देखो ओके, सो अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट अपन ने अभी डिस्कस नहीं करी, वो देख लेते हैं। देखो यार, लूप के लिए हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट हमने पढ़ा था NIA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स लूप में N हो या तो फिर IA लिख लो बस। आई ऑफ करंट जितना लूप में से जा रहा है, एरिया ऑफ लूप का एरिया कितना है, ठीक। आइए अब इसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या आ गई? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आ गई। अब देखो यार, अब अगर आप बाहर मैग्नेट के लिए हो तो एक्सेप्टेबल यूनिट उसके लिए भी यही होती है, मतलब डायमेंशनल वाइज हम उसकी यूनिट भी यही लेके चलते हैं, एम्पियर इंटू मीटर। क्योंकि देखो ना सब कुछ ऐसा ही में, तो उसके लिए भी आप वही लेके चलते हो। तो बाहर मैग्नेट के लिए भी मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट ही होती है, और बाहर मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला उसके अलग होता है। वो होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अब देखो हमको पता है लेंथ कौन सी लोगे, आप सोचोगे हमको ज्योमेट्रिक लेंथ लेनी है कि मैग्नेटिक लेंथ लेनी है? मैग्नेटिक वाली जो थोड़ी कम होती है ज्योमेट्रिक से, तो या तो ज्योमेट्रिक ले लो या मैग्नेटिक ले लो, दोनों ही नियरली बराबर होती है। LL दोनों ही नियरली बराबर होती है, ठीक है। तो आप दोनों से मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट नियरली दोनों के बराबर इक्वली होता है। समझ रहे हो? दोनों के बराबर आप लिख सकते हो। तो यहां से तो यूनिट आप कुछ निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपको छोटे वाले एम की यूनिट नहीं पता, इसलिए आप यही यूनिट यहाँ पे लेके चलते हो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जगह आप एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर देखोगे, और लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है, तो आपको छोटे एम की यूनिट होगी। अरे एक सेकंड रुक जाओ, देखो ये वाला एम जो है ना ये मीटर है, और ये छोटा एम है, मैं थोड़ा छोटे एम को स्टाइलिश बना देता हूँ। ये स्टाइलिश वाले का मतलब है मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये नॉर्मल वाले का मतलब है मीटर। तो एम्पियर मीटर आपको यूनिट, एम्पियर इंटू मीटर आपको यूनिट मिल गई मैग्नेटिक नहीं सॉरी पोल स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो ये देख लो। अब अपन आगे के कुछ की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं ना आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बताओ, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यार वो 10th का टॉपिक, और अगर मैं आपसे पूछूं तो 5-6 प्रॉपर्टीज आप ऐसे मुझे सुना देंगे, मतलब इतनी सबको याद रहती है, ठीक है जी। तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि मैग्नेट बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमको पढ़ना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड ends at south pole and inside the magnet they start from south pole and move towards north pole। एक प्रॉपर्टी हो गई। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट को अगर आप रस्सी से बांध के अलाइन करोगे तो एक रस्सी से बांधोगे लटकाओगे तो इट अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द, मतलब जो भी सराउंडिंग में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसमें अलाइन हो जाता है। 3 प्रॉपर्टी हो गई है ना। ऐसे आप कई कई प्रॉपर्टीज उसकी याद कर सकते हो, ठीक। तो मैं आपको ओरल सुना देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो कर लीजिए, वरना अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब ऐसे कुछ असर्शन रीजन वगैरह में थोड़ा पूछ लिया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहले दे अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, पढ़ लिया अपन ने। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये भी पढ़ लिया। द डेंसिटी, हाँ ये देखो जो जितनी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होगी, जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, उसका क्या मतलब होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। देखो ना यार, कोई भी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो तो हम कहेंगे कि भाई हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां काफी ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी, वही लिखा है। तो द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितनी ताकतवर है वो डेंसिटी, कितनी पास है मैग्नेटिक फील्ड है, जितनी ज्यादा पास होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द टेंजेंट, हाँ देखो यार ये तो अपन पढ़ चुके ना यार कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ साउथ ऐसे जा रही है, आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट बना दो तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो बाहर मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपन फटाक से बना लेते हैं। एक मिनट, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो कैसे बनाते हैं? आउटसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। थोड़ा ऊपर बना लिया, चलो ठीक है। आपको शायद लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट मैं बना क्या रहा हूँ नॉर्थ से साउथ जैसे लूप बस बना रहा हूँ। वो तो आपको आती है यार बनाते, इतना
नॉर्थ साउथ, बाहर आपको नॉर्थ साउथ बनानी है, और अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप कंप्लीट नहीं करती है। इसलिए अगर आप जैसे दो चार्ज के लिए बनाओगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये एक टॉपिक ये भी था आपका, एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एनालॉजी मतलब क्या क्या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी आप कुछ कुछ देख सकते हो उसमें। मतलब एनालॉजी का मतलब मैं आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, है ना। लगभग तो सेम ही आपको होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो बार मैग्नेट होता है ना, वो एक तरह का मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है, क्योंकि नॉर्थ पोल को आप लिख सकते हो प्लस एम और साउथ पोल को लिख सकते हो माइनस एम। तो इसको आप जोड़ दो तो ये क्या बन गया, मैग्नेटिक डायपोल बन गया। जैसे वहां प्लस क्यू माइनस क्यू होता था ना, यहाँ प्लस एम माइनस एम हो गया। और वहां पे डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी साउथ टू नॉर्थ होगी। तो ये हो गया, मतलब बार मैग्नेट थोड़ा इसी को रिसेंबल करता है, ठीक है। एक तरह से आप उसको बना सकते हो इस तरह से, एज अ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, वहां डायपोल मूवमेंट होती थी, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती थी, या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब वही इधर अंदर मैंने डॉटेड लाइंस का लूप कंप्लीट करा है साउथ टू नॉर्थ, है ना, साउथ टू नॉर्थ। अब वहीं आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से माइनस क्यू, तो प्लस से माइनस जाती, प्लस से माइनस जाती, ऐसे चली जाती वो, ठीक है। इंटरसेक्ट तो दोनों ही नहीं करती। देखो टेंजेंट का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पे आपने यहाँ पे टेंजेंट बना दी, मान लो ये टेंजेंट बना दी आपने, यहाँ पे टेंजेंट बना दी, तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ही होगी, समझ रहे हो। तो ऐसा देखो यार, ये तो कॉमन सेंस है, अगर कोई टेंजेंट बनाएगा ना पहले से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, आप ऐसे टेंजेंट नहीं बनाओगे नीचे की डायरेक्शन में, बट माना मतलब टेंजेंट आप ऐसे ही बनाओगे ना यार, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो आप ऐसे बनाओगे टेंजेंट, तो टेंजेंट भी मैग्नेटिक फील्ड को ही पॉइंट करती है यहाँ पे, कॉमन सेंस। बस इतना कंफ्यूज मत हो, बस इतना आप समझो कि बस टेंजेंट आप मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में टेंजेंट बनाओगे तो वो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ ही जाएगी। सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर यहाँ पे भी आप टेंजेंट बना दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में उधर की तरफ बढ़ रही है ना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उधर जा रही है और टेंजेंट भी उधर ही जा रही है, ठीक है। सेम फॉर इधर भी प्लस से माइनस जाएगी, प्लस से माइनस जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये अंदर ऐसा क्लोज कंप्लीट नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लूप कंप्लीट नहीं होता। अगेन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वरना इसका टेंजेंट यहाँ जा रहा होगा और दूसरी वाले का टेंजेंट यहाँ जा रहा होगा, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। देख रहे हो टेंजेंट क्या होता है। हाँ चलो, अगर आपने डायरेक्शन भी नहीं दिखाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो टेंजेंट तो वैसा सीधा ही बनाओगे ना, तो सीधा ही बनाओगे टेंजेंट, तो सीधी डायरेक्शन ही क्या होगी आपकी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। गॉट इट, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब 10th का पार्ट है अपना, ठीक। तो इतना देख लीजिए, नोट देख लीजिए। तो ये हो गई आपकी एनालॉजी बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब सॉरी मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की एनालॉजी हो गई, ठीक है। तो मैंने इस तरह से डायरेक्शन बता दी, नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है, साउथ पोल नेगेटिव, ऐसा मान के चलते हैं। हाँ ये फॉर्मूला भी देख लो, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपन कैसे लिखते थे, Q into 2a, भाई दोनों के बीच की लेंथ अपन 2a मान लेते थे फॉर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे दोनों के बीच की लेंथ यहाँ पे भी 2a मान लो। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट लिखोगे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, तो जिसकी कि एक ही डायरेक्शन भी होती है, जो डिस्टेंस आप लेते हो, मतलब इसको 2a वेक्टर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि 2a की डायरेक्शन आप कहां से लेते हो, समझ लो ना मेरी बात। मैग्नेटिक जो इसकी डायरेक्शन होती है वो आप 2a वेक्टर, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट का वेक्टर आप कैसे लिखोगे, इधर एक पोल करंट, ईदर पोल इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2a वेक्टर ले लो, ऐसा समझ लो ना यार कि भाई इसकी भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, मतलब ये आप जो डिस्टेंस बनाओगे ये भी हमेशा नॉर्थ टू साउथ, मतलब इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना यार। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन और 2a की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट में नेगेटिव से पॉजिटिव, 2a को भी आप ऐसे यहां से लोगे, ठीक है। लेंथ वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी ऐसे ही लोगे। वैसे डायपोल मूवमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो ये जो 2a लेंथ है आप ऐसे ही बनाओगे, मतलब इसे डायरेक्शन का इतना कोई फंडा नहीं है, बस आप तो ये याद रखो दोनों की डायरेक्शन होती है। ये भी समझ सकते हो कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। तो बस ये बता दो, है ना, दोनों फॉर्मूले हो गए, देखो सेम सेम सेम। बस यहाँ पे क्या है, चार्ज इधर पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, देख लीजिए, है ना, इतना देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जितना अपन ने पढ़ा अभी तक। अब वो क्वेश्चन कर लेंगे, और इस चैप्टर से ना यार देखो ज्यादातर न्यूमेरिकल आते नहीं, बस आते हैं तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, तो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन में बोल रखा है एक आयरन बार है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, बना लेते हैं भाई। आयरन बार है, आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो मान लो इसका नॉर्थ है, साउथ है, इसकी लेंथ L है। आयरन का बार है ना भाई, आयरन क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है, तो नॉर्थ साउथ बना दिया मैंने, ठीक है। लेंथ L है, मैग्नेटिक मूवमेंट M है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इसका M है, ठीक है, ठीक है। इस बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ, बीच से इसको मोड़ दिया, बीच से इसको मोड़ दिया मतलब एकदम मिडल से मोड़ा, तो ऐसा बना दिया उन्होंने। उसको पता है कुछ इस तरह बनाया, देख लो मैं किस तरह से बनाया उन्होंने, मतलब क्वेश्चन में बता रखा है इट इज बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री। तो मैं ये देखने गया था कितना एंगल पे बनाया उसको,
ऐसा मोड़ा ऐसा मोड़ा, समझ लो, ये एक उसकी हो गई और ये दूसरी हो गई। मैग्नेट को बीच से मोड़ के 60 डिग्री के एंगल पे उन्होंने मोड़ दिया, इसको पकड़ा और उसको से मोड़ दिया 60 डिग्री पे, समझ लो ऐसा होता ही नॉर्थ में। उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा, है ना, समझ लो ना, मतलब मोड़ दिया और एक साइड नॉर्थ हो गया, एक साइड साउथ हो गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अभी भी यार देखो सिंपल समझ है, आपको यहाँ पे करना क्या, अगर ये 60 डिग्री है इसको जोड़ दो। उन्होंने आगे क्या कह रखा है, अब देखो पहली बात तो उन्होंने बीच से मोड़ा है, मैं वो देख रहा था कि भाई बीच से मोड़ा है उन्होंने, बीच वो कह रहा तो पहले अपन देख चुके, तो उन्होंने बीच से मोड़ा है। बीच से मतलब जितनी लेंथ इतने हिस्से की होगी उतनी लेंथ इस हिस्से की होगी, यानी अगर ये इसकी लेंथ एल है तो इसकी लेंथ एल होगी। देखो पूरी लेंथ एल है, चलो मान लो पूरी लेंथ 2L ले ली अपन ने, तो ये एल हो जाएगी, ये एल हो जाएगी। उन्होंने एकदम बीच से मोड़ा ना, दोनों हिस्सों की लेंथ बराबर होगी। और देखो ना यार, ऑब्वियस सी बात है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसके इक्वल साइड्स है तो इनके अपोजिट के एंगल भी बराबर होंगे। तो ये लेंथ है तो इसके अपोजिट का एंगल भी 60 डिग्री होगा, मतलब जो भी 60 डिग्री नहीं कह लो, एक्स कह लो, चलो मान लो इसके अपोजिट का एंगल भी एक्स होगा और इसके अपोजिट का एंगल भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है ना, तो इसके अपोजिट का एंगल और इसके अपोजिट का एंगल आपस में बराबर होगा। तो टोटल सम ले लो, 60 प्लस 2x हो जाएगा, 60 प्लस x 2x हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री, यानी x आ गया 60 डिग्री, यानी ये दो एंगल आपके 60 डिग्री की और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया आपके पास। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट इज, आपसे मैग्नेटिक मोमेंट होता है और पूछा, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इंटू लेंथ। देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मतलब इस न्यू मैग्नेट के लिए आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। अभी जो न्यू मैग्नेट बन गया उसका नॉर्थ और साउथ यहाँ होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, साउथ से नॉर्थ। तो आपको ये लेंथ चाहिए ना। अब देखो आपके लिए मैग्नेटिक का, आपके लिए मैग्नेट के लिए दो पोल्स के मतलब है, और आपको लेंथ कौन सी लेनी होती है, यहाँ पे दो पोल्स के बीच की लेंथ लेनी होती है। या तो आप मैग्नेटिक लेंथ ले लो इन दोनों पोल्स के बीच की, या एक्चुअल लेंथ ले लो, मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ। तो इसको इधर भी एक मैग्नेट आप ऐसे समझ सकते हो, समझ लो ना, साउथ और नॉर्थ यहाँ बन गए तो इसको एक मैग्नेट मान लो आप, ठीक, मतलब ऐसा अज्यूम कर लो। तो इसकी लेंथ आप कौन सी लोगे, कोई सी भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब वैसे भी यार समझ लो ना, यहाँ पे आपको जो लेंथ लेनी होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ ले लो या मैग्नेटिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आप समझ लो, दोनों हिस्सों का मैग्नेटिक मोमेंट कुछ आ गया होगा, और लेंथ क्या होगी दोनों, L/2 हो गई। देख लीजिए इतना, ओके। सो आप सबको पता है ना यार, मतलब इसको आप मान लो ऐसा मैग्नेट, पर इसको नहीं भी मानो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिमाग में आप रख लेना कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, m इंटू लेंथ। और ये लेंथ क्या होती है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी होती है, मतलब कोई सी भी लेंथ हो सकती है, फिर वो एग्जैक्ट दूरी हो गई या मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ हो गई या मैग्नेटिक लेंथ। तो है तो वो किसके बराबर, L/2 L के बराबर है, सॉरी, क्योंकि ये L है, ये L है, ये भी L होगी, क्योंकि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डॉटेड लाइंस मिटा दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ क्या है, तीसरी साइड के दो वर्टेक्स की तरह काम करेंगे, तो इनको आप जोड़ दोगे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ही बन रही है ना। तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक की लेंथ भी L/2 हो जाएगी। अरे देखो मैं आपको वापस बताता हूँ, ये आधा हिस्सा मैग्नेट का, ये आधा हिस्सा मैग्नेट का, ये 60 डिग्री है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। तो यार इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो तीसरी साइड भी तो L हो गई। तो ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो आपको नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी क्या मिल गई, L मिल गई ना। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, L लोगे ना। ये मैं L/2 की लिख रहा हूँ, समझ लो ना। मतलब देखो टोटल लेंथ आपने कितनी रखी थी, 2L ले रखी थी। तो मैग्नेटिक इनिशियल क्या था, m इंटू 2L था, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2L था। अब क्या हो जाएगा, लेंथ आधी हो गई तो m इंटू L हो गया, तो m डैश क्या हो गया, m/2 हो गया, पुराने के आधा हो गया ना क्वेश्चन। समझ लो कि इसमें हो सकता है मैंने थोड़ा क्या बीच में मैंने आपको अच्छे से बताया नहीं होगा। देखो मैं वापस बताता हूँ, L लेंथ हो गई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो तीसरी साइड भी आपकी, देखो उसको छोड़ दो, उसमें कंफ्यूजन हो, तो यहाँ से देख लो, ठीक है। तो ये तीसरी साइड भी L हो गई, दोनों पोल्स के बीच की लेंथ चाहिए होती, तो आपने पहले क्या थी, 2L थी भाई पूरे मैग्नेट, तो m इंटू 2L पहले था। और पोल्स की स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी ना यार, अभी भी उन्होंने तो मैग्नेट को मोड़ा है तो वो तो m ही रहेगी। और अब आधी लेंथ हो गई ना यार, तीनों साइड की, अब पोल्स के बीच की दूरी L हो गई, ना कि 2L रही, पहले 2L थी अब L हो गई, तो बस इधर L हो गई, तो m/2 हो गया, पुराने के आधा हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया, ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं, कुछ ना अपन एनालॉजी देखने वाले हैं। चलो एक चीज और देख लेते हैं, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। अब देखो सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, बट वहां पे अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बता देता हूँ, और सोलेनॉइड वाला टॉपिक फिर अपन खत्म करते हैं। फिर सोलेनॉइड के बारे में इतना आपको नहीं पढ़ना। तो सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको उसके पहले वाले चैप्टर में बताई थी, इफ इन केस आपको डाउट रह गया हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ इस चैप्टर में सोलेनॉइड के बारे में। तो इसके बाद आपको सोलेनॉइड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सोलेनॉइड के लिए लेने में दिक्कत नहीं होगी। देखो ये आपका सोलेनॉइड एक, अब देखो सोलेनॉइड को मैं सारी के हिसाब के लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दी,
अब हमेशा याद रखना यार, इस बैटरी की आप पोलैरिटी को अपोज करोगे ना, सोलेनोइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ से आई करंट निकला तो वापस आई आएगा भी, तो यहाँ से आई करंट गया मान लेते हैं, तो फिर यहाँ से आई गया, फिर आई गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऐसे घूम के फिर से ऊपर जाएगा। ये दोनों ना वायर आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, ये इसके ऊपर से निकलती है, ये यहाँ पे कोई टकराती नहीं है दोनों वायर, तो उसके ऊपर से निकलती है। तो ये दूसरी घूम के यहाँ से आई करंट आ गया, फिर ये वापस नीचे गया आई करंट, फिर ये वापस ऊपर चला गया, तो सारे रिंग्स में करंट ऐसा ही जाएगा, सारे रिंग्स में, ठीक है। तो समझ लो, फिर यहाँ से चल के आई करंट नीचे आ जाएगा। अब देखो, अब हर एक रिंग के लिए आप निकाल लो यहां से। अब देखो मानते हैं ये पोल कैसा वर्क कर रहा है और ये पोल कैसा वर्क कर रहा है, अभी पता लगाते हैं। आपको ये छोटे छोटे लूप बन गए, और लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं सबको पता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड करो यहाँ पे, ठीक है, वैसे डायरेक्शन निकालने के लिए दोनों का मेथड सेम ही रहता है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि आप पूरे सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वो निकालना चाह रहे हो। तो यहाँ से देखो आई की डायरेक्शन में आपने कर्ल करा, आई की डायरेक्शन देखो, लूप में करंट ऐसा जा रहा है, लूप में करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा, और ये लूप को ना ऐसे देख लो, मतलब लूप असलियत में कैसा प्लेस दे, ये रिंग कैसे प्लेस है, टेढ़ी, मतलब ऐसे प्लेस दे, ऐसे। तो रिंग का जो हॉलो हिस्सा है वो उस डायरेक्शन में हॉलो हिस्सा, ठीक है। तो मान लो ये लूप है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, फिर नीचे आ रहा है, तो ऊपर जा रहा है फिर करंट नीचे आ रहा है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये नॉर्थ बन गया। फिंगर्स को कर्ल करने का तरीका नहीं बदलोगे, दूसरे एंड की तरफ जाओगे तो भी ऐसे कर्ल करोगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पूरे सब हर छोटे छोटे रिंग में करंट तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे आपने ऐसे कर्ल करी तो निकल रही थी, यहाँ पे आप ऐसे कर्ल करोगे तो यहाँ पे अंदर आ रही है, क्योंकि देखो ना यार, यहाँ से आपको निकलती हुई मिल रही थी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल गई तो वहां चली गई ऊपर, और यहाँ पे आप सेम तरीके से कर्ल करोगे जैसे वहां के, क्योंकि रिंग में करंट डायरेक्शन तो सेम ही है ना, यहाँ से ऊपर जा रही थी फिर यहाँ से नीचे आ रही थी, तो यहाँ से कोई देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, क्योंकि ये तो इस एंड पे मेरा अंगूठा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है। कर्ल करने का तरीका नहीं बदलेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही कर्ल करोगे आप, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, फिर आप भले कर्ल करने का तरीका भी चेंज कर दो। अब आप बैटरी को उल्टा करो, चलो मैं दूसरे फिगर में बना लेता हूँ। अब दूसरा केस लेते हैं, ये पूरा सॉलिनोइड में आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आज के बाद आपको सॉलिनोइड की डाउट ना रहे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने बैटरी की पोलैरिटी, सारी रिंग में सेम है साइज में, वो मैंने थोड़ी छोटी बड़ी बना दी है, उसको आप इग्नोर करना, ठीक है। अब बैटरी, सॉरी मेरे को उल्टी करनी है ना, एक सेकंड, ये बैटरी आपने उल्टी कर दी। अब यहाँ पॉजिटिव आ गई, यहाँ नेगेटिव आ गई, या आई करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ पे वापस आएगा। अब यहाँ से आई करंट गया, यहाँ से अब देखो अगर बैटरी के पोल्स चेंज हुए तो मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे साउथ आ जाना चाहिए और यहाँ पे नॉर्थ आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे तो साउथ आ गया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, अब यहाँ पे दोनों पोल्स उल्टे होने चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ से आई करंट आया, ये आई इधर से गया, फिर यहाँ से नीचे गया आई करंट, फिर यहाँ से ऊपर गया ऐसे घूम के, फिर यहाँ से फिर से आई आया, ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से आई गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और यहाँ से आई करंट आके अंदर चला गया। अब मैंने क्या बोला, अब फॉर अ पर्टिकुलर पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, बैटरी की एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, आपने यहाँ पे जिस तरह से कर्ल करा यहाँ पे भी उसी तरीके से कर्ल करा, यहाँ पे भी सेम तरीके से कर्ल करोगे, इधर भी इधर भी। अब यहाँ पे कर्ल की डायरेक्शन चेंज होगी, क्यों? देखो अब यहाँ पे आपने करंट डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ना आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, अब यहाँ पे आपका नॉर्थ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने पॉइंट पढ़ा, अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। देखो अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा, हाँ देखो यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऐसे, तो यहाँ से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये साउथ हो गया। और यहाँ से ऊपर आ रहा है, कर्ल सेम तरीके से करोगे जैसे वहां पे, यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो ये नॉर्थ। बाकी बनाते कैसे हो तो मैं आपको बता चुका हूँ, बाहर एकदम बाहर मैग्नेट जैसे यहाँ से निकलेगी नॉर्थ से ऊपर, यहाँ पे ना बाहर इसकी बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, आइडियल सोलेनोइड पढ़ते हैं अपन, आइडियल सोलेनोइड, तो यहाँ से ऐसे बनाओगे नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, सेम तरीके से बनेगी, वहां पे हॉट स्पॉट देगा तो मैं बना देता हूँ, बट आई होप आपको पता हो कैसे बनाते हैं। नॉर्थ से साउथ ऐसे बनाओगे और अंदर साउथ टू नॉर्थ, अगेन यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। बाहर बहुत वीक होती है, अंदर काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पे रिंग के अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट, ये भी हमने पढ़ ली, देख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमने दो डेरिवेशन सीखी थी यार, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो एनालॉगी वाइज यहाँ पे भी वो सेम दो डेरिवेशंस
वैसे डेरिवेशन तो अपने सिलेबस में नहीं है, बस हमको एनालॉजी वाइज उसके फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक, बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो डेरिवेशन, ऐसी कोई बात नहीं, सेम तरीके से होगा। जहां जहां आपने प्लस चार्ज मारा था वहां पॉजिटिव मोनोपोल मान लो, और जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव मोनोपोल मान लो। फिर वैसे ही आपको सेम तरीके से उसकी डेरिवेशन करनी होगी। आप एक बार पलटा के देखोगे जो अपन ने पहले करी थी, बस जहां जहां आपने बस उसको पढ़ना है, जो सारे वेक्टर्स बनाए थे अपन ने, जैसा रिजॉल्व किया था, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। क्योंकि आपको सबको पता है ना यार, उसका नेचर तो सेम ही है ना। जैसे नेगेटिव चार्ज था उसकी जगह साउथ पोल आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तेरा नॉर्थ पोल, बस ऐसा चेंज होगा, बाकी डेरिवेशन सेम रहेगी। पर मतलब डेरिवेशन ऐसा आपके सिलेबस में है, इसलिए तो वैसे इन दोनों की तो डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे। बाकी जो टॉर्क वाले फॉर्मूले थे, जैसे वहां पी साइन थीटा था, तो यहाँ एमबी साइन थीटा है, तो कुछ जो दो छोटी मोटी डेरिवेशन है वो कर लेंगे। ये तो थोड़ी अच्छी खासी डेरिवेशन है, इनको अपन नहीं कर रहे क्योंकि सिलेबस में नहीं है अपने। ठीक, बाकी करने को कोई करे तो सेम मेथड होगी, लगभग ज्यादा चेंज नहीं रहता उसमें। ठीक है, तो 12 लेंथ अगर मान लो मैं इस मैग्नेटिक, आप बोलोगे यार मैग्नेट क्यों बनाया, मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो रही है। मैंने आपको बताया ना यार, ये मैग्नेटिक डाइपोल, ये बार मैग्नेट एक तरह का मैग्नेटिक डाइपोल ही तो है। ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, और मान लो ये लेंथ 12 हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल ही तो है, नॉर्थ की जगह प्लस एम, साउथ की जगह माइनस एम। तो हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन उस मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, याद करो सारे वेक्टर्स, यहाँ पर ट्रायंगल बना के इसका पूरा इक्वेटोरियल के लिए थोड़ी अच्छी खासी डेरिवेशन थी, है ना, बड़ी सी। फिर यहाँ पे सारे रिजॉल्व करके यहाँ पे सारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड भी सारी नेट यहीं पे ही आएगी, जो कि उधर डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आ रही थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। और यहाँ पे सारी नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट में आ रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ है, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिल रही है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना। इसको अपन थीटा कहते थे, ये वाले एंगल को मैग्नेटिक। जैसे आप ये जो समझ रहे हो ना यार मैं क्या कह रहा हूँ, जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, जो पोजीशन वेक्टर है इस पी पॉइंट का, और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसके बीच के एंगल को थीटा बोलते, तो इक्वेटोरियल के लिए 90 होता था, है ना। फिर इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में, और एक्सियल का पोजीशन वेक्टर भी सेंटर ऑफ द डाइपोल से उस डायरेक्शन में जाएगा। सेंटर ऑफ द डाइपोल से उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लोगे तो वो भी उस डायरेक्शन में है ना, पोजीशन उसकी। दोनों के बीच का एंगल यहाँ 0 होता था दूसरे केस में एक्सियल के लिए। जैसे यहाँ पे बी इक्वेटोरियल निकालते हो तो केएम बाय आर की बात है। यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल वाले फॉर्मूले आपको बस लिखने होते हैं। के क्या है आपका, यहाँ पे बस के चेंज होता है। वहां पे क्या के क्या था, के अपना जो अपने लिखा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का फॉर्मूले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है, जो अपने 4th चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे माइनस के एम बाय आर क्यूब, के मैंने बता दिया, एम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, आर यानी आर तो आप समझ रहे हो, आर किसे वो के एम बाय आर क्यूब कितनी दूरी पे आप निकालना चाहते हो, इक्वेटोरियल समझ रहे हो ना, आर इसको कह लो, ये होता है सेंटर ऑफ द डाइपोल से इक्वेटोरियल पॉइंट कितना ऊपर है, एक ही आर हो गया इसके लिए, या कह लो सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये एक्सियल पॉइंट कितनी दूरी पे, इसको भी आप आर कह सकते हो, ये आर। फॉर एक्सियल के लिए ये आर हो गया 2 के एम बाय आर क्यूब। एक्सियल के लिए तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो एंगल्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव साइन नहीं आता 2 के एम बाय आर क्यूब। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उस डायरेक्शन में, लेकिन आपका यहाँ मैग्नेटिक इक्विवेलेंट फील्ड यहाँ पे आ रही है, तो माइनस का के एम बाय आर क्यूब, माइनस वही दिखाता है यहाँ पे, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, आर बस कुछ नहीं होता, सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी होती है जहां पे आपको निकालना चाहते हो अपना मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे निकालना चाहते हो। ठीक है भाई, मतलब आप सोचोगे यार ये आर और ये आर दोनों में सेम नहीं दिख रहे हैं, वो तो भाई डेरिवेशन के हिसाब से मैंने आर लिखा है, तो भाई एक्सियल के लिए आप आर ऐसा लोगे, जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट की दूरी मान लो, इसको भी आप एक्स पॉइंट मान लो, और ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से इक्वेटोरियल पॉइंट की दूरी। ठीक है भाई, अब देखो कुछ छोटी मोटी बातें और हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, वैसे मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो अगर मान लो किसी एक मोनोपोल के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक चार्ज के कारण, एक मोनोपोल के कारण यहाँ पे के ही होता है, के एम बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझ लो ना, चार्ज की जगह छोटा एम आ जाएगा। तो बस नेगेटिव चार्ज लिखना चाहो तो बस साइन माइनस का आ जाएगा, वो तो क्या डायरेक्शन वगैरह की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। M1 M2 के बीच में फिर भाई देखो के M1 M2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ जैसा लिख लिया अपन ने। ठीक, वही बात है, दोनों पॉजिटिव हो तो रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव हो तो भी रिपल्शन होगा, क्योंकि हमेशा साइन कैंसिल हो जाएंगे, अगर दोनों नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव ही आएगा फोर्स, और नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन को शो करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ पे हो गया तो पोल। ठीक है, तो फिर वो अट्रैक्टिव आ जाएगा, अगर एक पोल नेगेटिव हो गया एक पोल पॉजिटिव हो गया तो अट्रैक्टिव आ जाएगा। ठीक, और दोनों ही पोल नेगेटिव है, दोनों ही पोल पॉजिटिव हो गए, तो दोनों नेगेटिव हो गए तो साइन कट जाएंगे, पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी पॉजिटिव ही आएगा फोर्स। बाकी ये देख लो, ये तो हाइपोथेटिकल फॉर्मूले सारे हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इनका कोई ऐसा आपको यूज नहीं होगा। ठीक है, ये आप अब यहाँ पे टॉपिक डालो, जो कोने में इतना लिखा है उसको हेडिंग डालो, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, ऐसे हेडिंग डाल लो। फर्स्ट केस लिखो एक्सियल, कटिंग ऑफ मैग्नेटिक, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट फ्रॉम एक्सियल पोजीशन। तो एक्सिस से आप ऐसे काट दोगे उसको, तो एक ऐसा पीस बन जाएगा, एक ऐसा पीस बन जाएगा। दोनों पीस की लेंथ तो एल ही होगी, क्योंकि आपने एक्सिस से काटा है। अरे कॉमन स्पेस अगर अपन लगाए तो अगर पूरे की लेंथ एल है तो आधे हिस्से की लेंथ भी एल होगी, ऊपर वाले हिस्से की लेंथ भी एल होगी।
लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हर एक का आधा हो गया ना। और मैंने बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट सॉरी पोल स्ट्रेंथ सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, पोल स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया आधा हो गया दोनों का, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। तो बस देखो यार, एल का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ कौन सी लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ को दोनों को बराबर ही मान के चलो, और एल के बराबर ले लिया मैंने उनको। तो मैं सिर्फ एक लेंथ लिख लूं, दोनों पोल की बीच की दूरी मान लो, ज्योमेट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर ही होती है लगभग। तो देखो दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ आधी हो गई, दोनों पोल के लिए फॉर्मूला, दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई और लेंथ तो एल ही है यहाँ पे। तो देखो पुराना मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल था, इधर पोल इंटू में दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लो, इधर पोल अपन पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं, यहाँ पे भाई इधर पोल यहाँ पे हाफ हो गया, सॉरी इधर पोल क्यों देखो, इधर पोल स्ट्रेंथ पूरी थी, इधर वाली यहाँ पे हाफ हो गई, इधर मतलब कोई एक, तो यहाँ पे हाफ हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ देखो ना, एरिया कम हो गया ना, तो पोल स्ट्रेंथ कम होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया। दूसरे केस में जब आप इसको इक्विटोरियल पॉइंट्स यानी उससे परपेंडिकुलरली काटोगे, हेडिंग डाल लेना, इसकी हेडिंग क्या डली हुई, मैं हेडिंग देख लेता हूँ यार, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट हेडिंग बता पाऊंगा। पहले में है अलोंग द एक्सिस और दूसरे में अलोंग द इक्वेटर, ठीक है। तो अलोंग द इक्वेटर काटोगे तो यहाँ पे लेंथ हाफ हो जाएगी, L/2 हो जाएगा, L/2 की एरिया तो सेम ही ना क्रॉस सेक्शन का, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे सेम होगा। तो पुराना अगर ml था तो अभी भी मैग्नेटिक सॉरी यार मैं गलती से ना पोल स्ट्रेंथ की जगह कुछ और बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाना, छोटा m है पोल स्ट्रेंथ होता है और L की जगह L/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गई। लेकिन यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हाफ होने के कारण हुई थी, यहाँ पे लेंथ हाफ होने के कारण हुई है। तो इससे काफी एमसीक्यू असर्शन रीजन बन सकते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है, बढ़िया। ओके सो काफी प्यारी सी चीज अपन पढ़ने वाले हैं यार, इससे एमसीक्यू असर्शन रीजन में घुमावदार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब गॉस लॉ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें देखो क्या रहता था भाई, उसमें डेफिनेशन अलग पढ़ते थे भाई, 1/ε0 टाइम्स q इनक्लोज, वो सब पढ़ते थे अपन। तो जैसे मान लो क्यू चार्ज है अंदर रखा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकल रही होगी, गॉसियन सरफेस है गोला, ठीक है। हर जगह ये जो गोले वाली सरफेस है ना, ये इमेजिनरी है हर जगह, ठीक है, गॉसियन सरफेस कह लो, ठीक है उसको। तो हर जगह देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकल रही, तो अंदर चार्ज इनक्लोज 2 है डिवाइडेड बाय ε0, ऐसे फ्लक्स लिखते हैं। लेकिन अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अंदर आ जाए, मान लो ये +2 है और ये उतना ही -q है, ठीक है, हाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपको लेने पड़ेंगे। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अंदर रख दिया, तो उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड, देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड वगैरह यहाँ पे आप कहोगे कि भाई सेम ही रहेगा, और साइन तो अपोजिट होगा ही होगा। तो अगर आपने एक डाइपोल को रख दिया, तो उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो यहाँ से निकलेगी, और यहाँ पे फिर उतनी अंदर भी तो जाएगी। तो कभी भी हमेशा याद रखना, चाहे ये देखो नीचे भी सेम होगा, अगर उतना ही आपने मैग्नेट को रख दिया, तो मैग्नेट भी तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल ही है। तो जितने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस से निकलेगी, और अगर उतनी ही अंदर चली भी जाए, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो। फिर अगर भाई मैग्नेट के लग होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक। तो यहाँ से जितनी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही उतनी अंदर भी तो आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आधा लूप तो कंप्लीट करती है ना, भले पूरा नहीं करती, पर प्लस से आगे माइनस में भी तो पूरा टच तो करेगी ना माइनस वाले चार्ज को, तो प्लस से निकलेगी और माइनस की तरफ आएगी। तो यहाँ से चीरते हुए बाहर निकली, चीरते हुए अंदर भी तो आएगी, तो यहाँ से 3 अगर बाहर निकली तो 3 अंदर भी तो आएगी, फॉर एन एग्जाम्पल। तो जितनी बाहर आई, तो भाई कोई नेट देखो फ्लक्स होता क्या है, कितनी एरिया से कितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चीर के निकली, अरे तो भाई यहाँ तो जितनी निकली उतनी अंदर भी तो आ गई, तो कुछ नेट तो निकली ही नहीं ना, जितनी निकली उतनी अंदर आ गई, तो कुछ निकली ही नहीं, तो इसलिए फ्लक्स जीरो। सेम फॉर बार मैग्नेट। अब इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लोग बार मैग्नेट के लिए करते हैं, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हो गया, जितनी नॉर्थ से निकली, देखो यहाँ पे अंदर लूप कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर लूप कंप्लीट होता तो उधर जाती मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जाती, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ से साउथ जाके फिर साउथ से नॉर्थ आ रही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको। देखो नॉर्थ से निकालोगे तो यहाँ से चीरते हुए बाहर निकली, फिर साउथ से चीरते हुए अंदर भी तो जाएगी, साउथ को टच करना है तो उसको, फिर भले मैग्नेटिक फील्ड अगर फिर अंदर मैग्नेट के अंदर भले वो क्लोज लूप बना, उससे तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, आगे जाके होगा दूसरे वाले फिगर्स में। यहाँ पे बस वो निकल रही हो, यहाँ से साउथ में एंटर कर रही है, तो जितनी एक यहाँ से इधर निकली और उतनी अंदर भी आ गई, यहाँ से निकली हो रही उतनी अंदर भी आ गई। तो ये हिस्सा यहाँ से निकला बाहर चीर के, यहाँ से निकला और उतना फिर वो अंदर भी तो आ गया, यहाँ से कुछ नेट फ्लक्स बचा ही नहीं। अगर आप सोचो अगर मैं पूरा मैग्नेट बाहर रख दूं तो क्या होगा, देखो फिर यहाँ पे अगर आप लिखोगे बाहर पूरा रख दिया मैग्नेटिक गॉसियन सरफेस, तो नॉर्थ से निकली, इसको चीरते हुए अंदर गई, फिर यहाँ से बाहर भी तो निकली, साउथ को अप्रोच करने के लिए चीर के अंदर गई, उतनी बाहर निकल गई, यहाँ से चीर के अंदर गई, फिर उतनी बाहर निकल गई, फिर भली वो अंदर क्लोज लूप बना, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, वो तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाई है। बट अगर इसके लिए बात करो, अगर इसके लिए सिर्फ सरफेस के लिए बात करो तो जीरो हो जाएगा, ठीक। ओके फिर आप यार देखो मेरी बात समझो, हो सकता है फिर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो उसको टच ही नहीं कर रही क्वेश्चन से, आप बोलोगे यार ये तो बना रही होगी ना कुछ फ्लक्स, नहीं ना भाई, तो सरफेस से इनको लेना देना, सरफेस को चीरते हुए अंदर कितनी बाहर निकल रही है, तो सरफेस से इनका कोई लेना देना नहीं, तो इनके कारण तो फ्लक्स माने नहीं जाएगा, जिनके लिए माना जाएगा उनके लिए जीरो हो रहा है, नाइट गॉट इट।
एक फिगर हो, अब आप सोचोगे आधा अंदर रख दूं आधा बाहर रख दूं, भाई सबके मन में डाउट आ सकते हैं, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। दो केस तो हो गए, तीसरा केस समझ लो, अगर मैंने मान लो आधी अंदर रख दी आधी बाहर रख दी, ये केसेस अपन को मैग्नेटिक वाले के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब अगर मान लो मैंने आधे मैग्नेट को बाहर रख दिया, आधे को अंदर रख दिया, या आधे को मैंने बाहर रख दिया आधे को अंदर रख दिया, नॉर्थ साउथ। अब इधर क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ देखो क्या हो जाएगा, यहां से देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, ये नॉर्थ से निकली, ये नॉर्थ से निकली और ये नॉर्थ से निकली। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहां से पूरी वापस भी तो आई घूम के, तो देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो बाहर इधर नॉर्थ से चली, नॉर्थ से चली, नॉर्थ से चली, साउथ में अंदर घुसेगी वापस, लेकिन आप बोलोगे ये तो मैग्नेट को टच करा, अभी भी गॉसियन सरफेस के अंदर उतनी अंदर तो गई नहीं है ना। अरे मतलब ये अगर गॉसियन सरफेस से निकली तो गॉसियन में जानी भी चाहिए, तो अभी बाहर मैग्नेट के अंदर गई है, जानी गॉसियन में चाहिए। अरे तो ये साउथ से जाएगी, अब यहाँ पे यूज होगा, अगर वो जो क्लोज लूप नहीं बनाती ना यहाँ पे, तो यहाँ फ्लक्स जीरो हो जाता। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आप बात करते ना, तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, तो साउथ से नॉर्थ भी तो जाएगी, साउथ से नॉर्थ जाने के चक्कर में यहाँ वापस से लूप को क्रॉस करेगी। बाकी फील्ड लाइंस को भी ऐसे आप कंप्लीट करोगे, ऐसे कंप्लीट होगी, वो भी नीचे जाएगी 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 जाएगी, वापस से अंदर जाएगी, तो ये वापस उतनी एंटर कर रही, फिर वापस इसको आप लोगे, ये नॉर्थ से साउथ आई, फिर साउथ तक आ गई, फिर वापस भी तो अंदर जाएगी, तो जितनी यहां से बाहर निकली उतनी अंदर भी आ गई इस मैग्नेट के। समझ लो ना, मैग्नेट को क्रॉस करके फिर सरफेस को भी क्रॉस करा, तो नेट जीरो हो गया ना, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा नेट। तो ये चीज आपको यहाँ पे भाई ये दिमाग लगाने वाली बात थी। और मैं देख लेता हूँ क्या बताना है, यहाँ पे भी फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण जीरो हो जाएगा, फ्लक्स एमएफ लिख दो उसको, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जीरो, इनमें भी जीरो इसमें भी जीरो, फ्लक्स नेट या फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नेट आप कह लो जीरो ही हो जाने वाला है, तीनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो गए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डेरिवेशन, मैंने बोला सिलेबस में तो नहीं है, एनालॉग के और भी कुछ फॉर्मुलाज है एनालॉगी वाइज, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मैं उनकी डेरिवेशन में आपको बता देता हूँ कि बहुत आसान है, ठीक है, बहुत छोटी सी है, तो फटाक से देख लो ताकि आपको रिवाइज हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले दो डेरिवेशन, क्योंकि सेम डेरिवेशन है ना यार, तो जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा उसमें टाइम नहीं देंगे क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है सच, बट फिर मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ, क्योंकि सेम तरीके से होगी, बस वो वर्ड चेंज हो जाएंगे। तो मैं हेडिंग देख लेता हूँ, देखो एक तो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले लो, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल ले लो, वहां पी साइन थीटा फॉर्मूला आता था, एम बी साइन थीटा आएगा, उसी को ही निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं ये आपका माइनस एम है और ये प्लस एम है, इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया और इन दोनों के बीच की लाइन 2a है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ना, अब कैसे लिखोगे, टॉर्क होता है इधर चार्ज, सॉरी इधर चार्ज क्यों कह रहा हूं मैं, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर फोर्स, ये जनरल फॉर्मूला होता है 11th में पढ़ा था, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे, जो आपको ये चीज भी नोट कर लो, जैसे नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तो ऐसे समझ लो ना, तो यहाँ पे भी सेम ही होता है। जो नेगेटिव हमेशा आप समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव है, नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ अगर जा रही होगी तो मान लो यहाँ कहीं नॉर्थ होगा, यहाँ कहीं साउथ होगा, ठीक। तो नॉर्थ वाला तो उसको अपनी तरफ खींचेगा ना, अगर यहाँ पे इमेजिनरी नॉर्थ मान लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जा रही है, तो नॉर्थ वाला इसको यहाँ अपनी तरफ खींचेगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव पोल में, साउथ पोल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में फोर्स लगता है, तो इसमें यहाँ फोर्स लग जाएगा, और इस वाले को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, हाँ तो साउथ होगा ना, इमेजिनरी साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो सेम फॉर जैसे वहां पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा, तो वहां इधर नॉर्थ के लिए हो रहा है, जैसे वहां नेगेटिव के लिए होता है साउथ पोल के लिए। बहुत बढ़िया। अब फोर्स कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पे आप मैग्नेटिक इधर फोर्स लिखना चाहोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न वाली बात है, वहां फोर्स आप इधर चार्ज पे लिखते थे क्यू, फोर्स इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लिखोगे वो पोल इनटू में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे आप वो लिखोगे पोल इनटू में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, भाई पोल पे फोर्स लग रहा है इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बस लिख लो, यहाँ पे तो डायरेक्शन से कोई ऐसा लेना देना नहीं, माइनस अगर माइनस पोल हो जाए इधर, अगर माइनस पोल के लिए माइनस लगा तो उसका मतलब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसा यहाँ पे हो रहा है, और भाई प्लस है अगर मान लो तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे भी अगर माइनस चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स माना जाता, और प्लस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ माना जाता, ठीक है। मैं देखो इतना जल्दी इसलिए करूँ, पढ़ चुकी है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक। तो इधर फोर्स है ना एम इंटू बी लिखोगे, इधर फोर्स में भाई एम बी आ रहा है ना फोर्स, तो जनरल आप पोल पॉजिटिव वाले लिखते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2a है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको थीटा कौन सा लेना होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इसका 2a है, थीटा यहाँ पे, तो थीटा के सामने आ रहा है 2a sin थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस मिल गया ना। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन पहले फोर्स की है, ये लाइन ऑफ एक्शन पहले फोर्स की है, इधर से ये पहला फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर सिदाई जो दोनों को जोड़ रही है, सिदाई है ना, मतलब दोनों के बीच में एक स्ट्रेट डिस्टेंस है ना, 2a sin थीटा, समझ लो ना। फिर
Q इंटू टू वहां पे डाइपोल मूवमेंट होगा, यहाँ पे M इंटू टू मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो M B sin थीटा हो जाएगा। तो आपका टॉर्क हो गया। फिर उसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो N क्रॉस B हो जाएगा। फिर देखो यार वही तीनों केसेस यहाँ पे सेम ही रहेंगे। अगर आप थीटा 90 रख दो, सीधा एकदम 90 पे आपका जब होगा ना, ये 90 पे होगा तो फटाक से यहाँ पे टॉर्क लगेगा और घूम जाएगा आपका डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। 90 पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, 0 पे 0 टॉर्क मिलेगा। और जब 180 पे रखोगे, यार देखो 180 पे जब आप रखोगे ना, तो आपका समझ लो ना यार कैसे मैं कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब 180 पे रखोगे, 180 पे रखोगे यानी जैसे यहाँ पे पहले माइनस था, वहां प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। जनरली आप क्या सकते हो, यहाँ प्लस रखते हो, यहाँ माइनस रखते हो, आपने पूरा उठा के रख दिया यहाँ पे। जैसे आपने मैंने इधर लेफ्ट साइड में माइनस लिया था, उधर राइट साइड में प्लस लिया था, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में प्लस ले लिया, राइट में माइनस ले लिया। ठीक, इस पे कंटिन्यूसली यहाँ फोर्स लग रहा होगा, इस पे कंटिन्यूसली यहाँ फोर्स लग रहा होगा, तो नेट फोर्स तो आपको मिलेगा यहाँ पे। समझ लो ना, मतलब दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना, तो इससे कोई टॉर्क आपको नहीं मिल पाएगा। जितना इफेक्ट यहाँ पे फोर्स का लगेगा। तो ये बात है कि यार 180 में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा यहाँ पे फटाक से वो, चलो अगर जैसे प्लस वाले को कंटिन्यूसली वहां खींचा जा रहा होगा और माइनस वाले को कंटिन्यूसली यहाँ खींचा जा रहा होगा, पर इसके कारण आप कहोगे दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा 180 पे। और वहीं अगर 0 डिग्री होता, तो देखो ना इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। ये वाला एरो दिखा, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो 180 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। वहीं आप यहाँ पे अगर माइनस ले लो और यहाँ पे अगर आप प्लस ले लो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही जा रही है, तो थीटा 0 हो गया। और थीटा 0 होगी तो आपको 0 मिलेगा। यार ये तो वैसे भी नहीं घूमेगा क्योंकि तो स्टेबल कंडीशन में। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ टॉर्क नहीं मिलने वाला। ठीक, तो इस तरह आप देख लीजिए। वही यार आप दूसरे भी फिर और भी डेरिवेशन कर सकते हो, पहले तो ना देख लो, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ फिर डेरिवेशन। ओके, सो यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री पोजीशन पे टॉर्क तो 0 आ रहा था, लेकिन जब 180 डिग्री पे होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल पोजीशन होती है। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा। तो अगर जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा होगा, उसको जबरदस्ती यहाँ पे प्लेस कर रखा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस में नेगेटिव वाले पे तो यहाँ फोर्स लग रहा होगा ना, सॉरी यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, जो अपना एक डाइपोल एक पोजीशन होती है, देखो फिर से बनाते हैं। यहाँ पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब हमने 180 डिग्री करके रख दिया, तो प्लस वाला इधर रखोगे आप और माइनस वाला यहाँ रखोगे। मैग्नेटिक फील्ड उधर राइटवर्ड्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यूसली इस पे फोर्स वहां काम कर रहा होगा, इस पे फोर्स वहां काम कर रहा होगा, तो ये फटाक से घूम के ऐसे घूम जाएगा पूरा, क्योंकि इस पे राइट फोर्स काम कर रहा है, ये राइट में इस पे लेफ्ट फोर्स काम कर रहा है, और ये लेफ्ट में इस पे राइटवर्ड फोर्स काम कर रहा है, तो ये फटाक से घूम जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो टॉर्क 0 है, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण ये वापस 0 डिग्री वाली पोजीशन पे आ जाएगा। सेम फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स यहाँ लगता, नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे फोर्स लगता, वो भी फटाक से घूम जाता ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क। उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क 0 ही होता है। तो ये फंडा था फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर से मिलती जुलती क्या पूरी सेम ही है, फिर बस ये वाला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं जल्दी से। वो जैसे θ1 से θ2 अपन रोटेट कराते थे, वो वाली डेरिवेशन है। जैसे मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, ये -m है, ये +m है। ये θ1 एंगल पे था पहले मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मान लेते मैंने उसको घुमा के थोड़ा ऐसा रख दिया, तो ये -m तो वही है, मैंने +m को रोटेट करके वहां कर दिया, तो θ2 आपका हो गया। तो यहाँ पे इसको करने के लिए कितना हमको वर्क डन करना पड़ा होगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग का डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। तो आप हेडिंग वैसा फर्स्ट चैप्टर जैसी थोड़ी बहुत डाल देना, इसमें क्योंकि सेम ही है। ठीक, तो पहले वर्क डन आप लिखना चाहो। अब देखो ये तो अपने फर्स्ट में डिटेल में नहीं बताऊं, फर्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा था, फिर भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि आप यहाँ पे कंटिन्यूसली डाइपोल को θ1 से जब θ2 में लेके जाओगे, तो आपको वर्क यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं करना पड़ा होगा। जैसे मान लो θ1 पे लेके गए, तो यहाँ पे डाइपोल को आप जबरदस्ती लेके जा रहे हो उठा के, क्योंकि इस वाले फोर्स पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा और माइनस वाले पे कंटिन्यूसली वहां फोर्स लग रहा होगा। तो समझ लो ना, यहाँ पे इसको आप जबरदस्ती लेके जा रहे हो। ये वाला प्लस वाला जो आपका पोल है वो इस डायरेक्शन में रहना चाहता है, लेकिन उसको आप जबरदस्ती वहां उठा के लेके जा रहे हो, तो उसमें कंटिन्यूसली यहाँ के डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, लेकिन आप उसको अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के लेके जा रहे हो। तो जब जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब ऐसा रखा था डाइपोल -m और +m, एक एग्जांपल यहाँ पे वैसे अपन उठा θ1 से नहीं, 0 डिग्री एंगल से नहीं उठा रहे, बट जैसे आप जहां से उठाना स्टार्ट करोगे, तो पहले भाई ये सोचेगा कि ठीक है हल्का से उठाया, फिर जैसे जैसे उठाओगे तो सोचेगा ये तो उठाता जा रहा है, जबकि फोर्स यहाँ लग रहा है, लेकिन जबरदस्ती आप उठाओगे तो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड सोचेगी कि यार इसको ऊपर क्यों लेके जा रहा है,
तो धक्का कंटिन्यूसली लगेगा और आप उसको ऊपर ले जाना चाहोगे, जैसे जैसे ऊपर और आता जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब सोचो ना, जैसे ये ऊपर आना नहीं चाह रहा, लेकिन आप हल्का से लेके आए तो उसको लगा ऐसे ही उठाया होगा और वापस नीचे कर देगा वो, लेकिन आप अगर और उठाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड को पता लगने लगेगा कि भाई हाँ ये जबरदस्ती आप उसको उठा रहे हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर लेके आओगे वैसे वैसे धक्का बढ़ता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स बढ़ा दिया अपना, क्योंकि वो आना तो ला नहीं सकते आप उसको, लेकिन आप जबरदस्ती लेके आ रहे हो। तो यहाँ तक भी जब आप लेके आए होगे तो आपको वेरिएबल वर्क डन करना पड़ा होगा। जब यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए होगे तो कुछ वर्क डन करना, थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे और ऊपर लेके गए और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में ले गए, मैग्नेटिक फील्ड उसको उधर ले जाना चाहिए, सीधा रखना चाहिए, उसको जबरदस्ती उठा रहे हो तो धीरे धीरे आपका वर्क डन और बढ़ाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ज्यादा फोर्स महसूस होगा। जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे ना, फिर और आगे लेके जाना चाहोगे तो और आपको मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट और ताकत से इसको पूरा घुमाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अगर नहीं समझ में आया तो फिर फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखना, वहां पे डिटेल में समझा इसको। बाकी यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो आपको वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ा होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगी। भाई वो आपने वेरिएबल वर्क डन किया है, तो जो वर्क एक्सटर्नल आप टोटल निकालना चाहोगे तो वो आपको छोटे छोटे डब्ल्यू एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कि पहले आपने थोड़ा सा वर्क डन किया, अब इसको भूल जाओ, क्योंकि ले तो आप उसको θ1 से θ2 ले जा रहे हो, तो θ1 तक लाने में कम फोर्स लगा होगा आपको, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाना पड़ा होगा आपको यहाँ तक लाने में। फिर और आगे ले जाना चाहोगे, θ2 पे लेके जाना चाहोगे तो और फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूसली एक वेरिएबल फोर्स लगेगा आपको उसको मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में ऊपर पूरा खींच के लाने में। तो बस धीरे धीरे आपने छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब छोटा वर्क डन है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है रोटेशन एनालॉग में टाउ इंटू थीटा। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स का एनालॉग टाउ और डिस्प्लेसमेंट का थीटा। और छोटा वर्क डन है टाउ इंटू थीटा ना लिख के टाउ इंटू डी थीटा लिखेंगे अपन। टॉर्क का फॉर्मूला एमबी साइन थीटा निकाला था, डॉट डी थीटा, θ1 से θ2। एमबी को बाहर ले लो, क्योंकि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, बस साइन थीटा को आप चेंज करो, पहले θ1 करा फिर θ2 करा, समझ लो। θ1 तक आप लाओगे, फिर θ1 तक लाने में भी पहले यहाँ कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में और ऊपर लाने में और फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऊपर लाने में और ज्यादा फोर्स। उसको अपोजिट आप खींच रहे हो तो जितना जितना दूर लेके जाओगे मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब यहाँ रहना चाहता है, यहाँ से जितना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे जितना ऊपर लेके जाओगे फोर्स धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। बस यही था। तो बस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दो, साइन थीटा यहाँ पे θ1 से θ2 तक जाओगे आप, डॉट डी थीटा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, नहीं सॉरी कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, हाँ माइनस बाहर ले लो, एम बी कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है और यहाँ पे लिमिट डाल दो θ1 से θ2। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस को अंदर ले लो तो आपको टोटल जो वर्क डन मिल गया एक्सटर्नल वो आपको मिल गया एमबी कॉस θ1 माइनस माइनस अंदर दिया मैंने। अब वर्क एनर्जी अब निकालेंगे अपन। वर्क डन की जगह आप डेल्टा यू लिखो, एम फिर वापस से ओपन कर दो। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो ये वाली लाइन लो, ये वाली स्टेटमेंट। तो माइनस का एम बी कॉस θ2, फिर माइनस को मैंने माइनस माइनस प्लस नहीं करा, एक माइनस ऐसा रख दिया और एक माइनस एम बी कॉस θ1 इस तरह लिखा इसको। तो इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे तो यू एट θ2 पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, माइनस यू एट θ1, तो माइनस का एम बी कॉस θ2 माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस θ1। तो कंपेयर करोगे यू एट θ2 आपको कितना मिल गया, माइनस का एम बी कॉस θ2, और यू एट θ1 आपको मिल गया माइनस का एम बी कॉस θ1। तो यू का जनरल फॉर्मूला आपको मिल गया माइनस का एम बी कॉस θ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके तीनों केसेस बनेंगे। कॉस आपका अगर 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो, तो जाना ही नहीं चाहेगा वहां पे। तो पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबिलिटी के कारण आती है, तो जितना स्टेबल होती है पोटेंशियल एनर्जी कम। तो यहाँ 1 डालोगे तो माइनस में एमबी मिल रहा है, माइनस में बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी। 180 करोगे तो प्लस का एमबी बन जाएगा, तो बहुत मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, प्लस में वो भी एमबी जितना, तो काफी ज्यादा अनस्टेबल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 90 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो वो एक मैथमेटिकल फैक्ट के कारण आपको यहाँ पे 90 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगी, भाई उस पे आप पोटेंशियल एनर्जी 0 ही मानोगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये डेरिवेशन हो गई। ओके, सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और अब जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट किसी मटेरियल में कैसे आता है। ठीक है, अब देखो मटेरियल, कोई सा भी मटेरियल है दुनिया में वो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और किसी भी एटम में ना मैग्नेटिक मोमेंट किन किन कारणों से आता है। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और भी चीज न्यूक्लियस वगैरह भी होती है, सबका अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण आपके एटम में एक मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। और सारे एटम्स में मैग्नेटिक मूवमेंट आता है तो मटेरियल के पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। ओके,
जैसे पहला आता है स्पिन एंगुलर मूवमेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ स्पिन होती है, या तो क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उस स्पिन के कारण एंगुलर मूवमेंट होता है। ये पॉइंट्स ना बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना, बस थोड़ा थोड़ा बस देखना है इनको, ठीक है, हल्का हल्का जानना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना सुन लीजिए आप, ठीक है। बाकी आपको अगर थोड़ा सर्च करना है तो कर सकते हो, बाकी तो इतना उसके बारे में तो नहीं पढ़ना, ठीक है। स्पिन एंगुलर मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है ना, अपन ने पढ़ा था 11th केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के कारण भी उसके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है। मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस का जो रहता है, न्यूक्लियस का भी अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसके कारण भी एक आता है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। तो इन सारे एंगुलर मूवमेंट के कारण किसी भी एटम के पास एंगुलर मूवमेंट होता है, और 10 पूरे सब्सटेंस के पास है, जो पूरे मटेरियल है उसके पास भी एक एंगुलर मूवमेंट होता है। अब देखो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हमेशा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर के पास अपोजिट स्पिन होती है। जो दो इलेक्ट्रॉन्स मान लो पेयर है तो दोनों की अपोजिट स्पिन होती है। जैसे ऑर्बिटल में अपन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते, ऐसा समझो ना, ऐसे ऑर्बिटल में अपन दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं ना, तो दोनों की अपोजिट स्पिन होती है। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसका मतलब देखो एक तो स्पिन हो गई, ठीक है, और एक स्पिन हो गई, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, तो दोनों की स्पिन जो हो जाती है तो बस दोनों अपोजिट स्पिन में होते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है कि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इनके स्पिन करने की डायरेक्शन अपोजिट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट भी दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन तो अलग हो गए, घूमी अलग डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलग अलग डायरेक्शन में होंगे ना दोनों के। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कट जाते हैं दोनों के। जैसे हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका कट जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट एटॉमिक लेवल पे जीरो हम किस कारण से कह रहे हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, हम सिर्फ इसी कारण से कह रहे हैं कि उनके स्पिन इक्वल इन अपोजिट, उसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट कट रहे हैं। बाकी और अगर मान लो और भी फैक्टर्स थे ना मैग्नेटिक मूवमेंट के, तो हो सकता है दूसरे मैग्नेटिक मूवमेंट हो, उससे हमको लेना देना नहीं है, पर ये जो स्पिन के कारण नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है एटॉमिक लेवल पे वो जीरो है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है, और उसमें अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ नहीं रहता जो कैंसिल कर पाए। तो आज अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उससे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एटम के जो अलग अलग फैक्टर्स है ना, उनपे जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं इन सारे फैक्टर्स के कारण, उसमें एक फैक्टर का मैग्नीट्यूड, एक फैक्टर ये भी होता है, काउंट होता है कि भाई इन सारे कारणों के कारण अगर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो ये भी एक कारण है कि जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होता। तो भाई इसके कारण भी मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूट होता है टू द एंटायर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम, जो इन डिफरेंट कारणों के कारण होता है। तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिल नहीं होता क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है। तो एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होते, जैसे यहाँ हो गए थे कैंसिल, तो उसके कारण वो जीरो के बराबर नहीं होता। यहाँ पे कैंसिल थोड़ी ना होते दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, तो बस हो गया जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम देख लीजिए। आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इनको ध्यान समझना वरना कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले टर्म आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है इसका मतलब, जिसको अपन कैपिटल आई या तो फिर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट कितना नेट डेवलप हो गया उस मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। ये एक तरह से आप समझ सकते हो। देखो एक तो होता है किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी, कितना आपने दिया इनपुट, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जितनी भाई आप बोल रहे हो मैं चाहता हूँ मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए, तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो देनी पड़ेगी, तो वो ये होता है एच। लेकिन उससे कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ मींस उसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, क्या वही चाहते हो मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाए उसमें, वो कितना डेवलप हो गया वो आपका आउटपुट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कितना डेवलप हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप एम्पियर पर मीटर से दिखाते हो। इसकी यूनिट में आपको पता चुका, उसकी यूनिट आपको पता है, आप निकाल सकते हो। ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये होता है मीटर क्यूब, निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल इज मैग्नेटाइज, जैसा मैंने बताया ये बताता है कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, कितना आपका आउटपुट मिला, वो कितना मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखो यार मटेरियल भी होते हैं, कोई बहुत अच्छे मटेरियल होते हैं जो जल्दी से हो जाते हैं मैग्नेटाइज, हाँ भाई दे दो हम अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ोगे, डायमैग्नेटिक वाले बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते। तो मटेरियल अगर अच्छा होना भाई, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता हो तो वो खुद ही उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जल्दी बनेगा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो। रख दिया आपने किसी को मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा नहीं होता। मटेरियल अगर उस क्वालिटी को कोई अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है तो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाएगा। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि देखो इस तरह से ये कोई मटेरियल है आपका, ठीक है, कोई कौन सा टाइप का मतलब मटेरियल है, उससे भी अपने को मतलब नहीं, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो पा रहा है यहाँ पे। ऐसा मान लो नॉर्थ साउथ के बीच में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपने एक्सटर्नल यहाँ पे लगाई, मतलब ये नॉर्थ साउथ से बन गई,
ध्यान से देखना, ये मटेरियल में ना छोटे छोटे ना मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। यहाँ पे ना पढ़ने के लिए अपन मान के चलते हैं ये मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स मान लो आप, ठीक है। ये जो मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स है वो सबकी मतलब समझ लो, मतलब यहाँ पे ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। मैं इसके बारे में रीड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है इसे, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगी, जगह भराएगी ना। देखिए, when studying magnetic substances, फेरो, डाया, पैरामैग्नेटिक, वो आगे अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। We assume materials free electrons as tiny magnetic dipoles and then we study how magnetic dipoles behave in magnetic field, external magnetic field। तो आगे मटेरियल्स जब आप पढ़ोगे तब तो आपको छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल दिखेंगे, यहाँ पे भी दिख गए कुछ कुछ। तो ये क्या बता रहे हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को पढ़ते समय टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल्स के मान के चलते हैं मटेरियल की फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप मान लो ये मटेरियल की फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो ये इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई, ये सारे नॉर्थ साउथ में अलाइन हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इलेक्ट्रॉन्स को या मैग्नेटिक डाइपोल है मान के चलो, बस इसका मैग्नेटिक डाइपोल एक टेक्निकल वर्ड है, उनको मटेरियल की फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, मतलब वही आप लेके चल सकते हैं ना, वही होते हैं यहाँ पे। तो देखो कितने अलाइन हो गए पर यूनिट वॉल्यूम में, कितने देखो अलाइन हो गए। देखो एकदम नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में इनका एरो, देखो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है एकदम, ये इनका एरो। तो ऐसे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आपको ऐसे मिल गए, वो होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो और रेंडमनेस बढ़ेगी, और इधर भाग रहे हैं और इधर भाग रहे हैं और इधर भाग रहे हैं, तो ये जो अलाइनमेंट है ऐसे कम हो पाएगा अलाइनमेंट। अभी तो अलाइनमेंट एम नेट है ना, जितना ये अलाइनमेंट होगा तो ही नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा। सब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिले आपको, एक पर्टिकुलर मैग्नेट, इधर रेंडमनेस से कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मिलेगा, इधर उधर भागेंगे वो। नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में प्रॉपर अगर अलाइन होगा तो आपको एक मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा। अब जैसे हमें ये अलाइन हुए पर यूनिट वॉल्यूम से मिल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इधर उधर भागने लगेंगे तो उससे आपको मिलेगा नहीं मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए जितना टेम्परेचर कम हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक नेट कम हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर उधर भागने लगेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नेटिक डाइपोल्स, तो आई कम हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है। जब तो लिखा हुआ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते ये तो आपका था आउटपुट, हमने कुछ इनपुट भी दिया होगा, ये जो ये अब इसकी बात करेंगे, जो आपने कितना दिया इनपुट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच से डिनोट करते हैं। ये तो सिर्फ आप मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, इसका मतलब थोड़ा और डिटेल होता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी जो आपने दी, ये जो दी मतलब बी एक्सटर्नल कह लो या बी कह लो, जितनी आपने दी टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आप एक जनरल नीचे डिवाइड करते हो चीज को, विच इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आप परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से कंपेयर करके निकालते हो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड पे, तो उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये एबिलिटी होती है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितना किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पा रही है। डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। देखो इसको मटेरियल से कहते हैं, मटेरियल कौन जो मैग्नेटाइज होने जा रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ पे मटेरियल का मतलब था जो मैग्नेटाइज होने गया है यहाँ पे। अब मटेरियल कोई सब मैग्नेटाइज, उसको क्या, ये तो बस उतना बता रहे कि बाहरी ताकत आपने कितनी दी, उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी, तो उसको मटेरियल से क्या लेना देना, मटेरियल से कोई लेना देना नहीं। आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, देखो नीचे म्यू नॉट तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसको दी एक्सटर्नल, ये जो कितनी दी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो इधर आपने सोलेनॉइड के अंदर भर दिया मटेरियल को, तो सोलेनॉइड को करंट दोगे तभी तो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तभी तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो पाएगा। तो इनडायरेक्टली आपने करंट दिया तभी तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो इनडायरेक्टली आपने मैग्नेटिक फील्ड दी, क्योंकि करंट नहीं देते तो मैग्नेटिक फील्ड बनती ही नहीं। तो आपको भाई जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगी ना मटेरियल को, बस उससे मतलब है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो बस उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम। डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। बी होता है, देखो सोलेनॉइड के लिए यहाँ पे अपन सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल उससे करना है, ये सोलेनॉइड के लिए आसान होता है भाई, प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है और मटेरियल भी डाल सकते हो आप। तो बी होता है म्यू नॉट एन आई, इस एन मल्टीप्लाई आई को आप एच भी कहते हो, ठीक है। मतलब ये एक तो फॉर्मूला होता है बी बाय म्यू नॉट, एक फॉर्मूला एन इंटू आई भी होता है, और आई को आप आई एम यानी मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। जो करंट हमें मैग्नेटाइज करने में, जो करंट सोलेनॉइड से फ्लो का वही यूज होगा उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, तो उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोल दिया। कुछ नहीं, बस जो सोलेनॉइड से करंट फ्लो हो रहा है वही है, जो सोलेनॉइड से फ्लो हो रहा है वही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका वो एम्पीयर इंटू मीटर होता है, क्योंकि ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, तो इसको मीटर इनवर्स कह लो आप। नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती, पर मीटर, तो मीटर इनवर्स ये हो गया, एम्पीयर ही हो गया, एम्पीयर मीटर इनवर्स, एच की यूनिट मिल गई। देखो है ना मैग्नेटाइजिंग, इसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं जो उसको मैग्नेटाइज होने के लिए आपने अंदर डाल रखा है, ठीक है। अब देख लो बी बाय म्यू नॉट, तो ये आपको रेशो मिलता, तो देख लीजिए इतना। अब आगे की कुछ और दो टेक्निकल टर्म्स में चलेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और दो आखिरी टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको आप काई एम से रिप्रेजेंट करते हो, काई एम,
ठीक है। एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है यार, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज आई यानी जो अपनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थी, जो आपको आउटपुट मिला, जो कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कितना आपको आउटपुट मिला, कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रही डिवाइडेड बाय कितना इनपुट दिया आपने, विच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी एक्सटर्नल आपको देनी पड़ी, ठीक है। तो दोनों का रेशियो बस सिंपल सा भाई, इनपुट डिवाइडेड बाय आपको आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कर देना है, मतलब एक तरह से। और देखो ना सिंपल सा बढ़ गया, जितना ज्यादा आपको इनपुट दोगे उतना ही ज्यादा आउटपुट मिलेगा, जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। और कांस्टेंट की तरह पे काई एम लगाते हो, व्हिच इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर काई एम निकालोगे तो आई बाय एच आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो काई एम होता है ना, ये जो आपकी कौन से डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, डायामैग्नेटिक, उनके लिए कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। डायामैग्नेटिक के बारे में आप पढ़ोगे, बस इतना अभी फिलहाल के लिए डायामैग्नेटिक के बारे में इतना समझ लो, आगे और समझोगे तो आप कनेक्ट कर लेना। फिर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास ही नहीं होने देते हैं। ऐसे तो जो बिल्कुल नफरत करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्योंकि उनके पास ना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वो अलाइन कौन होगा, जो मैंने आपको छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल्स दिखाए थे, छोटे छोटे जो अलाइन हो रहे थे, तो है नहीं उसके पास, तो अलाइन कौन होगा। फिर भी उसमें अलाइन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो वो आगे अपन पढ़ेंगे, उल्टा वो रिवर्स डायरेक्शन में कुछ डायपोल्स अलाइन होने लग जाते हैं उसमें, ठीक है। मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, चलो उसको ना अपन अलग से ही फिर पढ़ेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, समझो, ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ये आई बाय एच आपने कर दिया, जिसका रेशियो आपको मिल गया, तो हो सकता है नेगेटिव वगैरह आ सकता है डायमैग्नेटिक, इसलिए उन्होंने सब चीज का मैग्नीट्यूड बोला होगा लेने को। मतलब वैसे तो यार देखो, सबको आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेना है। वैसे साइन के बारे में तो ऐसा अपने को इतना कुछ साइन ऐसा किसी का होता नहीं है, बस काई एम के लिए नेगेटिव होता है, डायमैग्नेटिक के लिए वो अपन देखेंगे बाद में। एक डायमेंशन लेस होता है कि दोनों की यूनिट एम्पियर बाय मीटर होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मतलब दोनों की यूनिट बता चुका हूँ, दोनों को कैंसिल करोगे तो यूनिट लेस मिल जाएगा, डायमेंशन लेस मिल जाएगा, समझ गए। अब देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में तो पढ़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। म्यू एम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। देखो ये सबने पढ़ा है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक चीज होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो अपन ने इसके टाइम पे पढ़ी थी, एच जब अपन पढ़ रहे थे, जो आपने दी, जो आपका इनपुट था वो आपका बी एक्सटर्नल थी। और एक और चीज वहां पे होती है, देखो जैसे मान लो सॉलिनॉइड है, अब एक तो आपने बी एक्सटर्नल लगाई होगी, मतलब जो करंट आपने दिया ना उसके कारण सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो आपके लिए बी एक्सटर्नल है, क्योंकि भाई करंट आपने दिया एक्सटर्नल तभी तो बनी। लेकिन साथ साथ में मटेरियल धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा, तो इस मटेरियल भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा, दैट इज नोन एज बी मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि मटेरियल भी मैग्नेटाइज होने लगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड नई मैग्नेटिक फील्ड मिलकर बनाती है, एक तो बी एक्सटर्नल जो आपने एच जब पढ़ रहे थे, जो एक्सटर्नल आपने दी, जिस सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी करंट दोगे तो वो एक्सटर्नल ही बनाई आपने। मटेरियल धीरे धीरे मैग्नेटाइज होने लगेगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइज। तो ये जो पूरा आप सिस्टम उसको मैग्नेटाइज कर रहे हो सॉलिनॉइड की मदद से, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो सॉलिनॉइड की इस मटेरियल की, दोनों को जोड़ के नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो उसी नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो डिवाइडेड बाय एच आपको देता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, नेट मैग्नेटिक फील्ड लेनी है आपको। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप ले लोगे भाई, बहुत बढ़िया, बस नेट मैग्नेटिक फील्ड लेनी है आप, ठीक है। तो दोनों का सम कर दोगे, बी नेट का फॉर्मूला, हाँ बी नेट का फॉर्मूला अलग से आप याद रखना, ये होता है म्यू एम इंटू एच, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम लेते हो आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय एच। एच तो अपन पढ़ चुके हैं, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाई एच। बी एक्सटर्नल बता चुका हूं, म्यू नॉट एनआई होता था, फिर एनआई को आप एच ले लेते थे, तो म्यू नॉट इंटू एच था। ये तो जब अपन एच पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था। और इसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, म्यू नॉट इंटू आई होता है, आई यानी वही अपना जो आउटपुट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू आई, फिर हर जगह से हम म्यू नॉट वगैरह आ सकते हो, वो डेरिवेशन में भी हम देखेंगे। तो ये छोटा सा याद रखना, ठीक है। तो बस इसी नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर आप एच के साथ ले लो तो आपको उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मिलती है, उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इसकी कितनी होती है, ये होती है टेस्ला, और ये एम्पियर पर मीटर, तो मीटर ऊपर चल जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये देख लिया आपने, देख लीजिए। एक डेरिवेशन में आपको करा देता हूँ, व्हिच इज रिलेशन बिटवीन काई एम एंड म्यू आर, मतलब इजी हो जाएगी डेरिवेशन, आज देखो मैंने ही कर दी है। चलो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि अपना वीडियो ज्यादा लंबा ना। फिगर भी आप ये वाले याद रखना, स्कोर अच्छे से बना लेना, ठीक है। सर्किट वगैरह अपडेट कर देना, थोड़ा इसको बैटरी से जोड़ देना और क्या।
अब यहाँ तक तो अपन कर चुके हैं, क्या करा सबसे पहले भाई वी नेट का आपने लिख लिया, फिर इसका फॉर्मूला म्यू इनटू एच, तो मतलब म्यू नॉट आप हर जगह से काट दो, आपका फाइनल यहाँ से आप स्टार्ट करना, ये फिगर बना के 2 नंबर में पूछते छोटी सी डेरिवेशन है, 3 स्टेप तो ये हो गई, म्यू नॉट हर जगह से काट दो, तो आपका बच जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू, नहीं म्यू आर एच इज इक्वल टू एन आई प्लस आई। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई है ना, इन सबके फॉर्मूले आप चलो पुट कर दो, म्यू आर इंटू एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। अब आई का फॉर्मूला अपन, ठीक है, तो आपने काई एम पढ़ा था विच इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो आई बाय एच होता था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई बाय एच होता था, तो आई आपको यहां से मिल गया काई एम इंटू एच, बहुत बढ़िया। तो यहां से बस आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन, क्या बोल रखा है, रिलेशन बिटवीन काई एम एंड म्यू आर बोल रखा है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, काई एम एंड म्यू आर। फिर ओके, सो एन आई आपका किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। एन आई का फॉर्मूला क्या था, एच था, तो म्यू आर इंटू एच माइनस काई एम इंटू एच इज इक्वल टू एच, एच हर जगह से कट जाएगा, म्यू आर आ जाएगा, म्यू आर माइनस काई एम इज इक्वल टू 1, तो आपका म्यू आर आ गया 1 प्लस काई एम, तो ये आपकी रिलेशन आ गई म्यू आर और काई एम के बीच में। तो ये डेरिवेशन 2 नंबर में पूछी जाती है, देख लीजिए। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन चलेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे। चलिए भाई, क्वेश्चन बस देखो इस चैप्टर से आते हैं न्यूमेरिकल, बट इसमें फॉर्मूला भेज जाते हैं एकदम वैल्यूज पुट करने वाले ज्यादातर, तो वो उसमें से अपन देख लेते हैं, काफी सारे फॉर्मूले हो गए ना, तो रिवाइज हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में आपको कह रखा है सोलेनॉइड है जिसका कोर ऑफ ए मटेरियल रिलेटिव परमिएबिलिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं यार, काफी सारा डेटा है। रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 दे रखी है, कोर जो मटेरियल भर रखा है ना सोलेनॉइड में उसकी दे रखी है रिलेटिव परमिएबिलिटी, बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है, द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर कैरी अ करंट, मतलब सोलेनॉइड में करंट आपको दे रखा है 2 एम्पीयर, जिसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी आप कहते हो, बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स 1000 पर मीटर, तो उसमें पर मीटर में ऐसा ही नहीं दे रखा है, मीटर इनवर्स दे रखा है आपको पर मीटर, तो आपको निकालना क्या गया, एच निकालना है, बी निकालना है, एच निकालना है, बी निकालना है, क्या निकालना है, और एम निकालना है, और क्या निकालना है भाई, जिसको आप आई भी कहते हो एम को, एंड द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, ये करंट आपको ना सॉलिनॉइड से फ्लो होने वाला करंट दे रखा है, एक सेकंड। ओके, सो अभी तक अपन ने सब कुछ ठीक है, पर हमें एक मिस्टेक मेरे से हो गई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जो फॉर्मूला था ना अपना एच का, वो था एन आई के बराबर, सब कुछ सही था, फॉर्मूला यही है, बस आपको एक मिनट से टेक्निकल एरर यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, आप एक एरर हो गया। आई जो है ना यहाँ पे, वो कोई मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं है, आई बस इतना करंट आप बस मान के चलो जो सोलेनॉइड से फ्लो हो रहा है, जो नहीं होता सोलेनॉइड को अपन ऐसे करके जो करंट दिखाते हैं, यहाँ से आई और यहाँ से जो आई वापस आता है, वो बस वो आई करंट है जो सोलेनॉइड की वायर से एक्चुअल में फ्लो होता है, जो सोलेनॉइड की इस वायर से फ्लो होता है एक्चुअल में, बस वो आई करंट है इन दिस फॉर्मूला। बस अगर मैंने गलती से मैग्नेटाइज करंट बोल दिया, मैग्नेटाइजिंग करंट थोड़ा अलग होता है। अब यार मान के चलो कि ये बस सोलेनॉइड से जो फ्लो होता है बस उतना करंट है, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा, पीछे मैंने जहां पे भी गलत बताया हूं, जहां पे भी उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको मैग्नेटाइजिंग करंट का भी मतलब बताता हूँ, ये तो होता है आपका करंट जो सोलेनॉइड से एक्चुअल में फ्लो हो रहा है, सोलेनॉइड की वायर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपको मैग्नेटाइजिंग करंट की, आप प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। अब देखो जो डेफिनेशन है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं रीड करता हूँ। द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम इज द एडिशनल करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, एक एडिशनल करंट होता है, एक एडिशनल करंट होता है दैट नीड्स टू बी पास थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड। तो वाइंडिंग्स ऑफ देयर है, जो वाइंडिंग्स है जो छोटी छोटी वायर्स है सोलेनॉइड में, उसमें से आई करंट तो पास हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक आई एम यानी मैग्नेटाइजिंग करंट भी पास हो अगर, तो ये उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाए जितनी तब बनाता था जब इसके अंदर कुछ भरा हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझो जब इसके अंदर कुछ फिल होगा तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड टोटल बनाएगा, क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, मतलब इस करंट के कारण जो इसमें फ्लो हो रहा है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण भी बना रहा होगा, क्योंकि अंदर जो मटेरियल है, समझ लो ना, मतलब अंदर जो मटेरियल है वो कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज होना चाहिए। अगर आपने कोई मटेरियल पता है फिल कर रखा होगा ना, तभी मैग्नेटाइजिंग करंट आता है। अगर आपने सिर्फ अंदर ये हवा है कुछ नहीं है तो ये सिर्फ यही करंट रहेगा। लेकिन अगर आपने मान लो अंदर कोई भी चीज का कोर भर दिया, जैसे आयरन भर दिया, आपने आयरन का एक कोर भर दिया, तो जब ये चीज भराएगी ना अंदर, तभी आईएम करंट आएगा, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक सेकेंड, ठीक है। आईएम करंट तभी आएगा जब अंदर कुछ भरोगे, सिंपल। अभी जब तक नहीं भरोगे नहीं आएगा आईएम करंट, गॉट इट।
अब मान लेते हैं यार एक पल को ये आपका अपने अंदर भर रखा है, तभी आपका IM करंट यहाँ पे मिलेगा आपको, IM करंट तभी आएगा। लेकिन जब आपने कुछ भरा ही नहीं है ना, तो आपको IM करंट नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं IM वो अमाउंट ऑफ करंट होगा जो एक्चुअल में फ्लो होना चाहिए ये वाले करंट के साथ जब कुछ अंदर भरा ना हो। क्योंकि लेकिन आप तो बोलोगे जब अंदर कुछ भरा नहीं हो तो IM फ्लो कर ही नहीं सकता। नहीं, वो डेफिनेशन के लिए कंसेप्चुअल उसको बता रहे हैं कि ऐसा होता तो अगर ऐसा होता, ठीक है। ये तो कह रहे हैं भाई अगर अंदर कुछ भरा होगा तो IM फ्लो करेगा, तो ही फ्लो करेगा। लेकिन मान लो अगर IM को आप डिफाइन करना चाहते हो कि आगे, और जब आप अंदर अब कुछ भर दिया तो IM भी मिलेगा और ये वाला करंट भी मिलेगा, तो अंदर काफी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी बनेगी। IM करंट एक्चुअल में जब कुछ भरो ना तो जब उसको वो यूज होता है इसको कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज करने में, वो एक्चुअल में वायर से फ्लो नहीं होता। IM करंट जब कुछ भर दो तो उसको बस मैग्नेटाइज करने में अपना योगदान देता है, वो एक्चुअल में फ्लो नहीं होता है वायर से, सिर्फ आई करंट फ्लो होता है ये वाला। लेकिन वो कह रहे हैं भाई ठीक है, आप कह रहे हो ये एक्चुअल में फ्लो नहीं होगा, तो मान लेते कभी बिना मटेरियल ये करंट फ्लो हो, ताकि हम उसको डिफाइन कर पाए डेफिनेशन में। जैसे नहीं होता कि हम वन मान लेते हैं हर चीज को, फिर डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही आपको डिफाइन करने के लिए बस हम मान रहे हैं कि अंदर हवा है फिर भी फ्लो हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि द मैग्नेटाइजिंग करंट IM इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होना चाहिए इस आई करंट के साथ जब अंदर कुछ भरा ना हो, थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनोइड विद प्लस आई, इसके साथ फ्लो होना चाहिए इन द अब्सेंस ऑफ द कोर। जब कोर नहीं भरा, जैसे कोर नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगा। बट अगर मान लो कोर, अगर आप उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो कोर के बिना, कोर भरेगी, कोर भरोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी सोलेनोइड के अक्रॉस अराउंड, मतलब पूरा। एक तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कोर के कारण में मिलेगी, लेकिन अगर आप बिना कोर को भरे उतनी मैग्नेटिक फील्ड पाना चाहते हो तो एक तो आपको आई करंट पास कराना पड़ेगा, जो तो ये है। IM करंट भी आप पास कराओ तो बिना कोर के भरे हुए, इमेजिनरी अपन कह रहे हैं, वैसे यहाँ पे फ्लो होता नहीं है ना बिना कोर के। लेकिन अगर आप उतना ही दोनों करंट को साथ में फ्लो करा दो तो आपकी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जितनी इस कोर के साथ थी। बिना कोर की भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जब आप IM भी फ्लो करा दो आई के साथ। ठीक है, तो मैं बस पढ़ देता हूँ। द मैग्नेटाइजिंग करंट IM इज द एडिशनल करंट दैट नीड्स टू बी पास थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनोइड प्लस आई, इसके साथ फ्लो होना चाहिए इन द अब्सेंस ऑफ द कोर, ठीक है, विच वुड गिव मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एज इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर। तो कोर में जो ज्यादा वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो बिना कोर के आपको मिल जाएगी अगर आप IM और आई दोनों साथ में फ्लो करा दो इन द अब्सेंस ऑफ कोर। तो ये होता है IM। तो बस कुछ नहीं, IM एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट। तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे भी शायद गलत बता दिया था, आई वो करंट है जो सोलेनोइड से फ्लो हो रहा है, जो वायर से एक्चुअल में फ्लो हो रहा है। IM क्या फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोर एक्चुअल में आप समझ रहे हो कोर भरा हुआ है यहाँ पे, तो फ्लो नहीं होगा, बस वो यूज होगा मैग्नेटाइज में। और वो जो यूज होगा वही आपको निकालना है लास्ट पार्ट में। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, चौथे पार्ट में वही निकालना है। पहला क्वेश्चन चलते हैं, H निकालना है विच इज इक्वल टू N इंटू आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे, असाइन दे रखा है तो पुट कर दो। करंट आपको 2 एम्पियर दे रखा है। यहाँ पे H, इसमें तो कौन सा करंट फ्लो होता है जो सोलेनोइड में फ्लो हो रहा है, बस वही आता है, तो मैंने वही लिख दिया 2000 एम्पियर पर मीटर। अगर आपको बोल रखा है मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कुछ कह नहीं रखा, आप बोलोगे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, एक्सटर्नल देखी थी, मैग्नेटाइज देखी थी, टोटल देखी थी, कुछ बोल नहीं रखा, तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम बी नेट कह देते हैं, विच इज म्यू एम इंटू आई। ये मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया। मैं फॉर्मूला चेक करूंगा सही कि नहीं, लेट मी चेक द फॉर्मूला। म्यू एम इंटू एच, सॉरी यहाँ पे एच आएगा, ठीक है, यहाँ पे बस इसको सही कर दीजिए। अब देखो म्यू एम इंटू एच फॉर्मूला होता है। अब म्यू एम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू एम होती है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, वैल्यू पुट कर दो। एच आप निकाल चुके हो, तो रिलेटिव 400 दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको पता है 4.2 10⁻⁷ ठीक है, देख लीजिए। और एच आप ऊपर निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू 2000, ठीक है। इस तीनों वैल्यूज को सॉल्व, सारी वैल्यूज को सॉल्व करो, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे टेस्ला में मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा आपको एम निकालना है। एम क्या होता है, वही अपनी जो अपने आउटपुट, सॉरी जो अपने को आउटपुट मिलता है ना, वो है विच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बड़ा एम। तो ये निकाल लो, ठीक है। अब ये आपको निकालने के लिए ना मतलब वो काई की वैल्यू है। अच्छा ये वाली अपने पढ़ा था ना यार, ये जो अपने डिराइव करी थी, म्यू आर होता है 1 प्लस काई एम, ये तो अपन ने अभी डिराइव किया था, ये यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। म्यू आर होता है 1 प्लस काई एम। तो 400 इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो आप ससेप्टिबिलिटी निकाल लो, वो आपको यूज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 399। ये आपको बोला नहीं था बट आपको ये यूज हो जाएगा यहाँ पे। कैसे, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है I/H, ठीक। तो ये आप 399 निकाल चुके हो। आपको क्या चाहिए यार,
आई में समझ रहे हो, आई और एम तो एक ही होता है ना। अरे इसको भी तो आप आई भी तो कह सकते हो, तो आई निकाल दो यहाँ से, एच आप 2000 निकाल चुके हो। ये वाला पार्ट में एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, 399 इंटू 2000 ये ना, ओके 399 इंटू 2000, ठीक है ना उन्होंने, हाँ तो बस यही है, मतलब समझ लो। तो बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, 399 इंटू 2000 करोगे आपको आई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगला आपको बोल रखा है मैग्नेटाइजिंग करंट, देखो इतना नोट कर लीजिए, मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है, यहाँ पे थोड़ा अलग पार्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। म्यू एम इंटू एच से आप निकालते हो ये वाली, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू एच, तो ये आप समझ गए होंगे ना, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अपन निकाल लेते हैं यार फटाक से मैग्नेटाइजिंग करंट। अब सोलिनॉइड का फॉर्मूला पता है म्यू नॉट एन आई, लेकिन जब कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने के लिए उसके अंदर जा चुका होता है तो उसमें म्यू नॉट एन आई नहीं लिख के आप लिखोगे म्यू नॉट एन। अब मैंने बोला दो करंट आ जाएंगे जब कुछ कोर भरोगे आप, तो एक तो आई जो फ्लो हो रहा है, एक आई है। म्यू नॉट की वैल्यू सब जानते हैं, 1000 इसमें दे रखा है, एन की वैल्यू आई 2 एम्पियर दे रखा है, आई एम आपको निकालना है। और ये क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी देखो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे को, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने दोनों करंट्स को कंसीडर किया है, तो ये समझ लो आपकी टोटल मैग्नेटिक, ये यहाँ पे वैसे फॉर्मूला जब म्यू नॉट एन आई लिखते हो तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से जो बनती है वो आता है। म्यू नॉट और एन तो कांस्टेंट ही रहेंगे भाई, इसके जितने टर्म्स है उतने रहेंगे, और ये भी कांस्टेंट ही रहता है। अगर आपने दोनों करंट्स को कंसीडर किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी टोटल आएगी ना, मैग्नेटाइज जो करंट आया उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो कोर भरा है उससे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है, और एक तो सोलेनॉइड के करंट के कारण बनेगी, कोर भरने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे यहाँ पे आप, तो विच इज जो मैंने कितनी निकाली थी मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे लिखी तो नहीं है, विच इज 0.32 पाई टेस्ला, विच इज 0.32 पाई टेस्ला। यहाँ पे और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड डालनी होगी, जो आपने वहां से निकालोगे तो वो आपकी नियरली 1 टेस्ला के बराबर आएगी। यहाँ से आपका आई एम में निकल जाएगा, और कुछ यहाँ पे नहीं पूछ रखा तो इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। और कुछ तो नहीं पूछ रखा ना, मैं देख लूं एक बार, है ना, और कुछ नहीं पूछा है। अब अपन बढ़ेंगे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो बस आखिरी की कुछ टॉपिक्स ही बचे हुए चैप्टर होने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है, तो इतना देख लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, विच इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब कह सकते हो चैप्टर का नियरली लास्ट टॉपिक, फिर आखिरी में एक दो छोटे मोटे टॉपिक रहेंगे, मेजर टॉपिक अपना ये लास्ट रहने वाला है। सबसे पहले अपन मैग्नेटिक मटेरियल्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मैंने जिक्र भी करा, अभी तक जितना अपन चैप्टर पढ़ चुके, मैंने हल्का हल्का आपको बीच में बताया भी है। देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब तीनों की क्या प्रॉपर्टीज होती है हम उसके बारे में जानेंगे। पहले बस सारी थ्योरी देख लेते हैं, ये देखो स्लाइड आप देख लो, इतना लिख लोगे ना तो बहुत है आपके लिए डायमैग्नेटिक के बारे में, और इतना ही अपन पैरा के लिए पढ़ेंगे, इतना ही फेरोमैग्नेटिक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास ना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो इलेक्ट्रॉन्स हर सब्सटेंस के पास होते हैं, क्योंकि हर सब्सटेंस एटम से बना होता है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उसके ऑर्बिटल्स में, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। डब्बों में इलेक्ट्रॉन, अपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तो ऐसे होते हैं भाई कि जैसे आपने दी, और मतलब ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, वैसे 1 2 3, तो इसमें तीनों या 4 5 पांचों बना लो, तो ये पांचों अनपेयर है, क्योंकि इसके ये पेयरिंग जिसके साथ हो गई तो अब 3 अनपेयर बचे, क्योंकि इसके साथ तो पूरे पेयर बन गए ना, समझ रहे हो। तो मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इसमें नहीं पाए जाते, इसके एटम्स में, कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो ऐसा होता है, ठीक है। अब उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स थी, लेकिन समझ लो मतलब जैसे आप जब तक मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं लगाओगे तो उसमें कोई भी, ये इस फिगर को देखो, इसमें कोई भी मैग्नेटिक डायपोल्स नहीं मिलेगा। मैंने आपको बता चुका हूं कि मैग्नेटिक डायपोल्स आप कह सकते हो उसके इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री तो इसमें नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगा देते हो तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, फ्री नहीं है, या आप ऐसे समझ लो कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो ना तो उसके अंदर कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वो क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे भी ना, या उसके उन इलेक्ट्रॉन से जो भी मैग्नेटिक डायपोल्स बनेंगे वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होते हैं। क्योंकि भाई देखो जिस मटेरियल के पास अनपेयर्ड, देखो हमेशा ये चीज याद रखना, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वही मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को चाहता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ना तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई ना तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो वो इधर उधर घूमते। मैग्नेटिक डायपोल्स नाम की एक चीज होती है जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से लिंक रहती है, आप कह सकते हो कि उसके वो मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक। जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वही इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो मटेरियल में आप शो करोगे कि भाई इधर उधर हो जाएंगे,
क्योंकि देखो जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं कि भाई सारे इधर उधर भाग रहे थे, अगर होते तो इधर उधर भागते, लेकिन अब है ही नहीं। और जब आप बी एक्सटर्नल लगाओगे ना तो जो उसमें पेयर या जैसे भी फॉर्म में उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ तो होंगे ना यार, अनपेयर्ड नहीं लेकिन कुछ होंगे तो सही, भले किसी भी फॉर्म में हो पेयर्ड वगैरह, तो लेकिन वो जो होते हैं ना वो है तो एट लास्ट मैग्नेटिक फील्ड को चाहते नहीं है, हो सकता मान लो पेयर्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाते हैं। वो देखो नॉर्थ साउथ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है लेकिन वो अलाइन देखो अभी भी काफी सारे, तो अब हमें अभी भी देखो कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा आप क्या होगे कि रैंडम मोशन अभी भी होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं रैंडम मोशन नहीं होंगे, थोड़े बहुत रैंडम मोशन आपको इलेक्ट्रॉन्स के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी उसके पास वो वाले टाइप के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो एकदम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा नहीं होता कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो जो थोड़े बहुत अलाइन होंगे तो वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक में कहां जा रही है, जो थोड़े बहुत अलाइन हो भी रहे ना तो इस डायरेक्शन में हो रहे, उल्टे हो रहे मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये होता है नो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स। तो उसके पास कोई परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाई तब जाके थोड़े बहुत दिखे, समझ लो, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी देनी पड़ी, वो चाह ही नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होना, उसमें है ही नहीं पहले से, तुम तो वो तो दे रहे हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक, तब जाके थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो बस वो पहले से कोई परमानेंट नहीं होते उसमें। कॉपर जिंक है ना, देखो जिंक को सबको पता है इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी खासी होती है, पेयर्ड वाली होती है, बिस्मथ, ठीक है, और भी एग्जांपल्स होते हैं एटसेट्रा, ठीक है। अप्लाई करोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो मैग्नेटिक डायपोल अलाइन करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। लेंस लॉ की जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले, अभी आप इतना समझो यहाँ पे क्या होता है, लेंस लॉ ना हमेशा अपोज करता है, यानी जैसे आप बी एक्सटर्नल करोगे तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो हमेशा जो क्या करता है मटेरियल्स को लेंस लॉ अपोजिट नेचर को दिखाता है, तो इस वजह से लेंस लॉ क्या करेगा, लेंस लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक डायपोल्स उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाने लगेगी, कह सकते हो ऐसा, मतलब उसको अपोज करेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट। तो ये होता है लेंस लॉ, इसे अपोजिशन करने वाला, डिटेल में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी अभी से वर्ड भी याद रखो, लेंस लॉ तो कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली रिपल्ड बाय द डायमैग्नेटिक मटेरियल, देखो अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, उल्टा वो वीकली रिपल करता है, मतलब यहाँ पे चलो मैं मिटा दूंगा फिर बना के बताऊंगा, ये हल्का फुल्का रिपल ही करता है, अट्रैक्ट तो कभी नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा रिपल ही करता है, जैसे नॉर्थ साउथ। अब देखो ये एक फिगर पता है क्या बता रहा है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये समझ लो कोई भी बाउल वगैरह है जिसके ऊपर ये ना एक ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल को उसका पाउडर रखा हुआ है, जैसे मान लो कॉपर का पाउडर है, तो कॉपर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली पास हो रही है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को चाहता ही नहीं है, तो ये फैलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण एकदम से अच्छी, हमको तो अच्छी लग रही मैग्नेटिक फील्ड, तो सिकुड़ के बैठ जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दबदबे में आकर अट्रैक्ट होकर इससे सिकुड़ के बैठ जाए, वैसा नहीं होगा, पहले था लेकिन थोड़े समय बाद वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होना चाह रहा है, तो फैल जाएगा पूरा पाउडर, ठीक। अब देखो ये नॉर्थ, अब ये मान लो डायमैग्नेटिक, सॉरी जो भी यहाँ पे पूरे मटेरियल्स की बात हो रही है डायमैग्नेटिक है, तो ये भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक रॉड है मान लो, तो रॉड को मैं जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मतलब उसको नॉर्थ साउथ के बीच में रखूंगा ना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से चाहती, मतलब उसको अट्रैक्ट करती, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती है रॉड, तो एकदम सीधी ऐसी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जा रही है और रॉड भी एकदम ऐसी बन जाती, किसी लग जाती है ऐसी, वो ये दोनों पोल्स के बीच में एकदम सीधी आ जाती, मतलब ये नॉर्थ को नॉर्थ फेस करती है, साउथ फेस से अलाइन हो जाती। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आपकी डायमैग्नेटिक तो खैर ऐसा नहीं कर पाता है, पैरामैग्नेटिक में भी अलाइनमेंट थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती है, फेरोमैग्नेटिक में एकदम फास्ट अलाइनमेंट आपको देखने को मिलती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो क्वेश्चंस में घुमाया जाए तो आप समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी जा रही हो, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा होते हैं अट्रैक्ट, तो वो क्या करते हैं अपने नॉर्थ साउथ को मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ जा रही है तो वो एकदम मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही अपना नॉर्थ साउथ बनाएंगे, तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हो रही, तो यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ होगा, तो उस मटेरियल का भी नॉर्थ यहाँ जाता है साउथ यहाँ जाता है, ऐसा पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में होता है, और वो भी बहुत अच्छे से फेरोमैग्नेटिक में होता है, पैरामैग्नेटिक में उतना फास्ट आपको मतलब यहाँ पे आपको देखने क्या मिलता है, फेरोमैग्नेटिक बहुत अच्छे से अपने पोल्स को लाइन कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक थोड़े आराम से करते हैं बट कर लेते हैं वो भी, ठीक। तो बट यहाँ तो बिल्कुल ही वो अपोजिट जा रहा है, समझ लो, मतलब इसको भूल जाओ, नीचे पैरामैग्नेटिक और फेरो के लिए, तो ये एकदम नॉर्थ साउथ ऐसे वो टेढ़ा ही चला गया, मतलब पीछे घूम गया वो पूरा, तो उसको चाह ही नहीं रहा मैग्नेटिक फील्ड को, पीछे चला गया। बाकी
डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या कर रहे हैं, डायामैग्नेटिक पढ़ रहे हैं अपन, तो आई बाय एच का रेशियो है जो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। आई क्या होता है, जो आपने क्या करा, आउटपुट आपको मिला, समझ लो, जो आपको आउटपुट मिला। तो यहाँ पे आप कितनी भी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड दो, उसकी जो इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन है यानी जो आउटपुट है वो बहुत कम होगा यार, वो अलाइन ही होगा, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम डेवलप होगा। तो वही मतलब आई कम हो जाएगा, आई कम, लेकिन आपने दिया तो अच्छा खासा होगा, उससे कम ही मिलेगा आपको। एच यानी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी वो तो आपने अच्छी खासी दी होगी, लेकिन ये वाली कम मिली होगी आपको। तो कुल मिला के रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा। और पता है ये जो आपने एच दिया यानी मैग्नेटिक फील्ड दी वो तो एकदम राइट वाइट डायरेक्शन में, लेकिन जो आपको आउटपुट मिला, जो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मिला, आई वही होता है, वो अपोजिट मिला। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम एक माइनस लगाते हैं यहाँ पे काईएम के। सारे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की काईएम नेगेटिव होता है, यानी सबके लिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि दोनों वैल्यूज अपोजिट होती है एक दूसरे के, तो हम दिखाने के लिए ऐसा नेगेटिव लगाते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। मैं आपको एक चीज पता है और बताता हूँ, यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना उसमें रिपल्शन आपको देखने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड से स्लाइटली, वो भी बता ही देता हूँ मैं। देखो वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इस तरह रिपल होता है, जैसे मान लो ये कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बना रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आ रही होगी, ये ऐसी, फिर जैसे जैसे मटेरियल के पास होगी तो ऐसे रिपल होगी थोड़ी बहुत, समझ लो ऐसे ऐसी, तो उसमें से हल्की फुल्की रिपल होती है, उसके अंदर से पास नहीं होगी, रिपल होगी। पास क्यों नहीं होगी यार, वो मतलब वो तो बिल्कुल ही अट्रैक्ट करेगा ही नहीं ना डायामैग्नेटिक। तो देख लीजिए अपन बढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ चलते हैं, विच इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखो एक चीज सुधार कर लेना, मैंने जो पाउडर वाला बोला था ना, तो उसमें मैंने बोला ऐसे बोला तो थोड़ी देर के बाद, तो उसका मतलब ये नहीं है, आप ऐसे समझो कि थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं, हमने क्या करा, पहले मैग्नेट को थोड़ा दूर रख के करा एक्सपेरिमेंट। तो मैग्नेटिक दूर रखा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, तो थोड़ा जैसे मान लो वही अगर जो उसके पहले वाला था, उसके पहले वाले में कैसा था, जब मैग्नेटिक फील्ड वीक थी, यानी जो मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड वीक थी, तो वो पूरा ऊपर उठा हुआ था, ठीक है, पूरा ऐसे बना हुआ था। इसके पहले वाले फिगर को देखो जो आपने कॉपी में बनाया वो ऊपर था, फिर जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करा वो फैल गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को चाह ही नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो भी वो रिपल ही होगा, तो भी वो फैल गया पूरा पाउडर, समझ लो। और जब वीक फील्ड है तो यहाँ पे तो क्या है, अगर फैला हुआ रखोगे तो ये तो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, पूरा उठ जाएगा, एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये वैसे सही करेगा, उसको वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कह लो, कि भाई आपने थोड़ा यहाँ मैग्नेट पास रख दिया, या किसी भी तरीके से आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिए पहले, जब कुछ भी कराओ तो उससे अपने कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये दो वर्ड याद, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स में प्रेजेंट होते हैं बिफोर भी, आपने बी जब तक नहीं लगाया, जीरो होगी तो भी इसमें परमानेंट डायपोल्स होंगे, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इधर उधर भागते हुए डायपोल्स ऑलरेडी भी होते हैं। तो यहाँ पे यही के वहां तो जबरदस्ती दूसरे डायपोल्स को अरेंज कराना, उसमें जो जबरदस्ती अरेंज होते हैं जब भी वो अपोजिट में होते हैं। यहाँ तो उसके बाद बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, तो वो खुद ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, तो रैंडमनेस तो भी रहेगी। देखो यहाँ पे वो भी चीज मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, इसके पहले वाले में उसमें जब तक भाई मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, तो तब तक बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो कुछ डायपोल्स थे नहीं, तो वहां तो कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट था ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट तो आपका आया होगा। अब जो थोड़ा बहुत आया होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट आया था वहां पे, लेकिन आया जरूर था आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ जीरो होगा। क्यों जीरो होगी, बहुत सारे रैंडमनेस, सारे मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हम ऐसा कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल्स में एक डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ में अलाइन हुए हैं, या अपोजिट नहीं है, उसी डायरेक्शन में अलाइन होंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, तो बी एक्सटर्नल लगा रखिए। अब यहाँ पे एक चीज भी याद रखना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होती है इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो भाई अगर मटेरियल तो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो थोड़ी बहुत डेंसर देखना, फेरोमैग्नेटिक में बहुत डेंसर हो जाती है, यहाँ फिर भी रहती है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, जैसे जैसे मटेरियल के पास आई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मटेरियल की तरफ कर्ल हो रही है, मतलब मटेरियल से अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ देखो ऊपर मटेरियल की तरफ कर्ल हो रही है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी उससे अट्रैक्ट तो हो ही रही है ना यार, अभी भी थोड़ा ऐसे, थोड़ा यहाँ नीचे झुकेगी ताकि उससे अट्रैक्ट हो पाए, और ये थोड़ी ऊपर झुकेगी ताकि उससे अट्रैक्ट हो पाए, और अंदर से डेंसर तरीके से पास हो जाएगी। ओके, सो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे वो अट्रैक्ट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसके अंदर थोड़ी सी डेंसर हो जाती है मटेरियल के अंदर। अब देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एक रॉड है मान लो, तो उससे एकदम अट्रैक्ट हो जाएगी। एग्जांपल्स तो लिखे हुए हैं, एकदम ये धीरे धीरे लाइन होगी नॉर्थ, आप उसको लटकाओगे रैंडम में, वो रैंडम डायरेक्शन में वो धीरे धीरे नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगी। वही फेरोमैग्नेटिक में बहुत फास्टली अलाइन होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि। अब इसके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो पॉजिटिव तो होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, लेकिन पता है ये छोटी होती है 1 से, क्योंकि यहाँ पे भी उतना आपको मतलब आउटपुट उतना नहीं मिलता जितना आप इनपुट देते हो, तो कहीं ना कहीं एच की वैल्यू अभी भी ज्यादा होती है, जो आपने दी है ऊपर जो मिला है ना वो अभी भी थोड़ा कम ही रहता है। तो 1 से तो छोटी रहती है इसकी वैल्यू, लेकिन कहीं ना कहीं 0 से तो बड़ी रहती है, ठीक। इन मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ी होती है।
ये तो बस ऐसा इतना मतलब ये तो बस थोड़ा सा ऐसे देखने की बात थी, तो थोड़ा याद रखने का दिमाग में करी, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बातें थी। अब हम चलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। ओके, सो बढ़ते लास्ट टाइप ऑफ मटेरियल की तरफ, विच इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स प्रेजेंट होते हैं इन क्लस्टर्स। यहाँ पे पता है मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो ऑलरेडी क्लस्टर्स में होते हैं, झुंड में होते हैं, दे आर नोन एज डोमेन्स। अब जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल में ना अलग अलग डोमेन्स होंगे, यानी 3 मैग्नेटिक, वैसे तो यार हम ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते, बट यहाँ पे देखो कुछ ग्रुप में है ना मैग्नेटिक डायपोल्स, ये ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में 2 है, इसमें 1 2 है, तो फिर लाइन से सेपरेट करके ये कुछ ग्रुप्स नहीं है। तो इन डोमेन, हर एक ग्रुप को डोमेन कहा जाता है। तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल बिफोर बी एक्सटर्नल, जब बी एक्सटर्नल 0 होगा तब तो ये रैंडमली अरेंज होंगे, लेकिन रैंडमली भी वो ग्रुप में अरेंज होंगे, समझ रहे हो इस तरीके से। और इसमें एम नेट यहाँ पे भी कैंसिल हो जाए, सारे मैग्नेटिक डायपोल्स, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट सारा नेट 0 होता है, ठीक है, सारे डोमेन्स का। ईच डोमेन में भी आप कह सकते हो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, और नेट पूरे में भी आपका 0 होता है, ठीक है। या अगर ईच में अगर नहीं भी हो तो आप ओवरऑल तो कह सकते हो पूरे में तो होगा ही होगा 0, ठीक है। तो एम नेट आप 0 लिख सकते हो इसका, बस सिंपल आप याद रखो एम नेट पूरे मटेरियल के लिए 0 होगा, ठीक। बी एक्सटर्नल जब 0 होगी तो मैंने एक डोमेन को बनाया, एक ग्रुप को बनाया। अब बी एक्सटर्नल जब 0 होगी तो इधर उधर भाग रहे होंगे सारे। जैसे बी एक्सटर्नल जब 0 नहीं होगी तो इस तरह एक डायरेक्शन में अरेंज होगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा आपको। देखो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी फास्टली, कितनी पास है, कितनी अच्छे से अट्रैक्ट हो रखी है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। निकल कोबाल्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। एक चीज हमें याद रखना, इसके लिए काई क्या होता है, काई हमने पढ़ा I/S, तो इसके लिए वो क्या होता है, इसके लिए पहली बात तो पॉजिटिव होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, और मतलब 1 से बड़ा ही होगा, कायम 1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भाई, क्योंकि इसमें आपको आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा एज कम्पेयर टू जितना हमने दी हुई होगी उतने अच्छे से वो अलाइन होगा। तो कह सकते हो कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको, इनपुट से ज्यादा आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। फेरोमैग्नेटिक है, आप कम भी दोगे तो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा वो, तो आउटपुट आपको अच्छा ही मिलेगा इनपुट से। तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली के मुकाबले, तो 1 से बड़ा आंसर होगा। अब देखो ये नॉर्थ, अगर रैंडमली आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के रॉड को कहीं पे भी छोड़ दिया तो बहुत जल्दी से नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगी, ठीक है। उसमें पैरामैग्नेटिक में धीरे धीरे हो रही थी और डाया में तो हो ही नहीं रही थी। यहाँ पे देखो अगर वीक फील्ड में है तो वीक फील्ड में तो अगर ऐसा रखा हुआ है, देखो वीक फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो अट्रैक्ट, मतलब समझ रहे हो वीक फील्ड, एक सेकंड रुको, वीक फील्ड में यहाँ पे थोड़ा ऐसा दिखा रखा है उन्होंने, फिगर मेरे पास जो था उसमें ऐसा बना हुआ था, बट ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रखा हो, जैसे फील्ड आप हल्की से स्ट्रॉन्ग करोगे, बेटा मतलब सॉरी मैं अगर आपको बताऊं भी ना तो मैं एक चीज बताऊं, तो अगर जब वीक फील्ड यहाँ पे लगी होगी, यहाँ पे वीक स्ट्रॉन्ग की भी इतनी बात है, हल्की सी स्ट्रॉन्ग भी अगर आप कर दोगे ना तो ही वो उतना पूरा एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें वीक स्ट्रॉन्ग का इतना कोई पंगा नहीं, समझ ये लिख लिया तो ठीक है, या आप दिखा रहे हो कि अगर आपने बहुत ही वीक लगा रखी है तो आपको इतनी देखने को मिलेगी। इसमें भी देखो ये ठीक ठाक, मतलब आपको अट्रैक्शन ऐसा बिल्कुल फैली हुई नहीं है, इसमें भी देखो ये चढ़ी हुई है, मतलब वीक फील्ड में भी वो अच्छे से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक जी। अब इसमें भी तो ये बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग कर दी तो आपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये फेरोमैग्नेटिक हो गया। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं उसके, वो इतना भी नहीं पूछे जाते, मतलब क्या पता कुछ भी आ जाए, तो मैं आपको वो शॉर्ट में लिख के यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर अपन चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन पढ़ेंगे अपन सब कुछ बढ़िया से, देख लीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे बातें लिखी हुई है, फिर उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्यूरीज लॉ पढ़ते हैं। क्यूरीज लॉ में बस इतना बताया कि जो कोई भी मटेरियल होता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बताया था, क्यूरीज लॉ इज फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसमें बताया गया था कि उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो मटेरियल का अंदर का टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी, और आपने ये सी कांस्टेंट लगा दिया, व्हिच इज नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट। अब मैं इसको आपके लिए रीड कर देता हूँ, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ मैंने समझा दिया ना आपको, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ बढ़िया से, ठीक, क्योंकि ये थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे आखिरी में दे रखी थी चैप्टर की, मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि बाकी क्या पता यार क्या आ जाए, इसलिए पढ़ना तो चाहिए अपने को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, और ये ग्राफ। अब पढ़ते हैं क्यूरी वाइज लॉ। अब क्यूरी वाइज लॉ में बताया था कि भाई ये वाला ग्राफ तो अभी भी ऐसा ही रहेगा, उन्होंने थोड़ा डिटेल में मतलब कुछ और चीजें बताई। ये 0 से लेकर जब टीसी टेम्परेचर है, टीसी यानी क्यूरीज टेम्परेचर, जब तक 0 से लेकर क्यूरीज टेम्परेचर रहेगा ना तो मटेरियल, ये पता है ये फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच का इंटर कन्वर्जेबल बताती है कि जब 0 से टीसी तक का टेम्परेचर रहेगा, यानी क्यूरीज टेम्परेचर तक का टेम्परेचर रहेगा, तो जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा। मतलब मटेरियल था आपका फेरोमैग्नेटिक ही, मतलब 0 से टीसी तक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक रहेगा, लेकिन क्यूरीज टेम्परेचर जितना या उससे ज्यादा टेम्परेचर आपने मटेरियल को दे दिया तो मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और फिर पैरामैग्नेटिक बन जाएगा तो उसके लिए यही ग्राफ बनेगा। मतलब आफ्टर टीसी वाला टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक बन गया। क्या शानदार बात है। देखो क्या लिखा है,
एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स एन ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। और इसके लिए काई का फॉर्मूला आपने लिखा T माइनस टीसी, मतलब आप वही बात है यार, उन्होंने कुछ निकालने को बोल दिया तो आपको बस ये अगर दोनों टेम्परेचर दे रखे हो तो मतलब खैर इसमें आते नहीं है न्यूमेरिकल, बट एक उधर दे रखा है ना, तो उन्होंने बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे उन्होंने T माइनस टीसी से लिखा है, ठीक है, मतलब उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस उसका क्यूरीज टेम्परेचर से उसने इनवर्स सोल्यूशन अपने को उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे डायरेक्ट टी से नहीं होगा, जब हम क्यूरी वाइज लॉ की बात करेंगे तो हम T माइनस टीसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाते हैं, ठीक, मतलब ये T माइनस टीसी आप उसको मटेरियल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा मतलब ज्यादा हो, क्यूरीज टेम्परेचर ना हमेशा मटेरियल के लिए फिक्स होता है और ये हमेशा क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर मटेरियल का, ठीक, और ये हमेशा मटेरियल के लिए फिक्स होता है कि भाई कितने के बाद वो पैरामैग्नेटिक जैसा बनने लगेगा, ठीक है, तो मतलब समझिए हीट करने से मटेरियल की मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की क्षमता कम हो रही है, वो बेचारा फेरोमैग्नेटिक से पैरा बन गया, ठीक। बाकी ये फॉर्मूला बस ऐसे लिखा हुआ है, बाकी तो आप ये ग्राफ वगैरह समझो तो अच्छा, बाकी हाँ ये भी देख लो अच्छे से, है ना। मेजनर इफेक्ट करके थोड़ी सी चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, उसमें क्या दे रखा है कि जब आपकी काई की वैल्यू, ये काई की वैल्यू 0 से छोटी, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब ये पता है किसके लिए, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए दे रखा है और ये परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए दे रखा है, परफेक्टली डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक रिपेल करता है तो ये कर भी रहा है, इसकी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, सॉरी एक्स कह रहा हूं, काई की वैल्यू 0 से छोटी होती है, मैं आपको बता चुका हूं, नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, डायामैग्नेटिक के लिए, ठीक, और आप इसके लिए म्यू आर कह सकते हो 1 से छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि परमिटिविटी और इसके लिए परमिएबिलिटी और मीडियम कम होती है। परमिएबिलिटी होता क्या है, कितना वो मैग्नेटाइज हो पा रहा है, तो ये तो भाई उल्टा मैग्नेटाइज होगा, रिपल करेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी, म्यू एम छोटी हो जाएगी, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होती है, तो म्यू आर होता है म्यू नॉट बाय म्यू एम, सॉरी म्यू एम बाय, देखो यार म्यू आर होता है म्यू एम बाय म्यू नॉट, तो इसके लिए म्यू एम की वैल्यू ही काफी कम होती है ना, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि म्यू आर की वैल्यू आप कह सकते हो 1 से छोटी होगी, नहीं इससे हाँ 1 से छोटी, मतलब कह सकते हो म्यू एम 1 से छोटी, हाँ ठीक है, शायद उसको नहीं दिख रहा होगा, आपको थोड़ा पेन लाइट चल रहा है कि म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। अब ये परफेक्टली डायामैग्नेटिक कब बनेगा, जब इसको बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे कोल्ड कर दो, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। Observe when a substance becomes perfectly diamagnetic when cooled to very low temperatures, तो आप इसको very low temperatures पे कूल करोगे तो perfectly diamagnetic बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा रिपल कर रहा है, देखो आप तो सुपर कंडक्टर कहेंगे जिसको अपन perfectly diamagnetic कहेंगे, ये सुपर कंडक्टर कहते हैं इसको जो perfectly diamagnetic हो जाता है, ठीक है। अब इसका लिए म्यू आर 0 क्यों लिखा, देखो काई इसके -1 क्यों लिखा पता है, ये काई का भाई सबको पता है I बाय H होता है, अब इसके लिए काई की वैल्यू मतलब जो इनपुट मिल रहा है और आउटपुट मिल रहा है, अब यहाँ पे तो आउटपुट काफी कम मिलता था, वो अलाइन भी होते थे, अपोजिट अलाइन होते थे, बहुत कम होते थे अपोजिट में भी, तो काई की वैल्यू माइनस में तो आएगी क्योंकि हमेशा अपोजिट अलाइन होंगे, लेकिन हमेशा 1 से छोटी आती थी क्योंकि आउटपुट आपको कम मिलता था, भले अपोजिट होता था बट अपोजिट में भी कम मिलता था क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता था वो अपोजिट में भी कम मिलता था आपको। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई वो पूरा ही अपोज कर देगा, यानी काई आपका होता है I बाय H, यानी वो I में I क्या होता है यहाँ पे अपोजिट नेचर का होता है H से, तो अपोजिट में भी पूरा H के बराबर ही हो जाएगा, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही उसने अपोज कर दी, सोचो कितने भयंकर तरीके से अपोज कर रहा है ये, ठीक है, तो -1 हो गया और माइनस तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि अपोजिट होता है। तो ये था हमारे पास पूरा चैप्टर में, एक बार देखो एक क्वेश्चन पता है बोल रहा था, एक क्वेश्चन आपको समझाऊं, उसमें बोल रहा था कि आपने परफेक्टली डायामैग्नेटिक की एक स्फीयर है जिसके अंदर छोटा सा रीजन है जिसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भरा हुआ है, तो ये अट्रैक्ट हुआ कि नहीं, ऑब्वियस ही बात है, पैरामैग्नेटिक भर भी तो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये भार वाला इतना बड़ा डायामैग्नेटिक बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता, तो आप भाई अंदर थोड़ा सा भर भी रखा है, थोड़े से भरने में कुछ नहीं होगा, वो पूरा डायामैग्नेटिक वाला डोमिनेट करेगा, तो अभी भी सारी मैग्नेटिक फील्ड से रिपल हो जाएगी। तो क्या है इसका आंसर भाई 0, बिकॉज आउटसाइड स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक स्फीयर डज नॉट लेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू इंटरैक्ट विद द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द फील्ड इनसाइड द पैरा, इनसाइड कुछ नहीं, इनसाइड 0 हो जाएगी, बाहर ही रिपल कर देता हूं। तो इसी के साथ एक बार देख लेता हूं, कुछ और बचा तो नहीं है ना, अपना चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।